नमस्कार साथियों, आप सभी का दत्ता क्लासेस में स्वागत है। साथियों, आज हमारी क्लास है सूचना तकनीकी एवं कंप्यूटर विज्ञान की। सुपर टेट में यहाँ से भी कई सारे क्वेश्चंस बनते हैं, ठीक है। तो ये 14 पेज की हमारी नोट्स है और इसको मैं तुम्हें पढ़ा देता हूँ। बाद में तुम्हें केवल रिवीजन करना है। एक बार पढ़ लोगे सारी चीज़ें बहुत अच्छे से समझ में आ जाएंगी। और इन 14 पेज में समझो पूरा का पूरा कंप्यूटर विज्ञान तुम्हारा इंक्लूड किया गया है। एक भी चीज़ों को छोड़ा नहीं गया है। तो एकदम बेहतरीन नोट्स है और कम पेजेस में क्यों मैंने इनको इंक्लूड किया है, ताकि तुम जब तुम्हारा एग्जाम हो तो आधे घंटे में तुम्हारा पूरा का पूरा रिवाइज हो जाए। टू द पॉइंट, टू द फैक्ट बात हुई है, फालतू की चीजें बिल्कुल नहीं है। जितना तुम्हारे एग्जाम में क्वेश्चन बन सकते हैं वो सारे क्वेश्चन इसमें रख दिए गए हैं। तो बहुत बेहतरीन नोट्स है और ये नोट्स मैं तुमको दे भी दूंगा। मैं अपना नंबर लेके देता हूँ और इस नंबर पे तुम संपर्क कर लेना, ये नोट्स तुमको मिल भी जाएंगे, ठीक है। हमारा नंबर है 7, कहाँ चला गया पेन, 7, 7, 5, 2, 8, 6, 8, 5, 9, 9। ठीक है, इस पे तुम संपर्क कर लेना। ये नोट्स तुमको फ्री ऑफ कॉस्ट एकदम मिल जाएगी, कोई इसके चार्जेस पैसे नहीं है। बट ये तुम चैनल सब्सक्राइब करके तभी आना है, इतना ध्यान रखना है ना। ऐसे मत आ जाना भाई, चैनल आपको सब्सक्राइब करना ही पड़ेगा। चलो शुरुआत करते हैं मेरा भाई और इसको पढ़ते हैं, ठीक है। सबसे पहले हम बात करेंगे सूचना प्रौद्योगिकी की। सूचना प्रौद्योगिकी होता क्या है? सूचना का मतलब इंफॉर्मेशन। अब कोई भी इंफॉर्मेशन होती है, ठीक है, कोई भी सूचना होती है तो उसको कहीं ना कहीं इकट्ठा किया जाता है, उसको रखा जाता है ना। कुल मिला के ये आईटी जो है, सूचना प्रौद्योगिकी, ये कंप्यूटर से संबंधित है। जैसे यहाँ पे डेफिनेशन देखोगे तो यहाँ पे लिखा है कि सूचना प्रौद्योगिकी आईटी का वह प्रौद्योगिकी है जिसका उपयोग सूचनाओं को एकत्रित करने, संग्रहित करने, प्रसंस्करण करने, प्रबंधित करने एवं प्रसारित करने और उपयोग करने के लिए किया जाता है। देखो, आईटी का मतलब क्या है कि हमारे जो भी डॉक्यूमेंट्स हैं, जो भी चीजें हैं, उसको हम डिजिटल फॉर्म में अपने पास रख पाए, है ना। डिजिटल फॉर्म में अपने पास रख पाए, है ना। और जब जरूरत पड़े तो उसको हम प्रसारित भी करें। मान लो कोई बोल रहा है कि भाई, अब जैसा यही नोट्स मैंने बनाई है, अब मैंने इसका डिजिटल फॉर्म में बनाई है। अब तुमको जरूरत पड़ेगी तो उसको देखो अभी प्रसारित भी कर रहा हूं मैं, है ना। तो यही हमारा आईटी है। अब आईटी के अगर हम कंपोनेंट की बात करें कि आईटी में कौन कौन सी चीजें होती हैं या आईटी के लिए कौन कौन सी चीजें जरूरी हैं, तो पहला तो आपके पास कंप्यूटर हार्डवेयर होना चाहिए, है ना। और उसके अंदर सॉफ्टवेयर होना चाहिए, नेटवर्क आपके पास होना चाहिए, इंटरनेट सर्विस होना चाहिए, डेटाबेस होना चाहिए, मल्टीमीडिया और अन्य डिजिटल उपकरण सम्मिलित होते हैं आईटी में। बात समझे कि नहीं यार? चलो, यहाँ तक मेरे हिसाब से चीजें एकदम क्लियर हुई होंगी कि एक्चुअल में सूचना प्रौद्योगिकी होता क्या है, ठीक। अब हम आगे बढ़ेंगे थोड़ा सा। अब हम देखेंगे कि आईटी में कौन कौन से मुख्य घटक हैं, ठीक है। आईटी के लिए कौन कौन सी चीजें ज्यादा जरूरी है उनके बारे में बात करेंगे। तो पहला आपके पास हार्डवेयर होना चाहिए। हार्डवेयर का मतलब क्या हुआ? हार्डवेयर का मतलब यह है कि वो भौतिक चीजें कंप्यूटर के अंदर जिनको हम देख सकते हैं, है ना। यहाँ पे देखोगे डेफिनेशन लिखा है कि कंप्यूटर उससे जुड़े सभी भौतिक उपकरण। भौतिक यहाँ पे इंपॉर्टेंट है। भौतिक का मतलब होता है वो सारी चीजें जिनको हम अपनी आंखों से देख सकते हैं या छू सकते हैं, ठीक है। देख सकते हैं या छू सकते हैं, वो सारी चीजें भौतिक उपकरण होते हैं। जैसे सीपीयू को हम आराम से देख सकते हैं, छू सकते हैं। मॉनिटर को देख सकते हैं, छू सकते हैं। कीबोर्ड के साथ ऐसा ही है, माउस के साथ ऐसा ही है और प्रिंटर के साथ भी ऐसा ही है। तो यहाँ पे मुझे लग रहा है कि हार्डवेयर तुमको समझ में आया होगा। हार्डवेयर हमारा भौतिक होता है, कंप्यूटर का वो पार्ट जिसको हम देख सकते हैं, छू सकते हैं, वो सारे क्या है, भौतिक पार्ट है, हार्डवेयर। अब बात हम सॉफ्टवेयर की करते हैं। देखो, सॉफ्टवेयर क्या होता है? सॉफ्टवेयर एक तरह का मान चलो दिमाग है, ठीक है। जैसे हमारा शरीर क्या है, एक तो हड्डी मांस वगैरह से बना हुआ है ना। और दूसरा हमारे पास क्या है, दिमाग है, ठीक। अब हमारा दिमाग जो भी कुछ कहेगा वो हड्डी और मांस हमारा उस पर एक्शन लेते हैं और काम करते हैं।
जैसे हमारा दिमाग कहेगा कि इस ग्लास की बॉटल को उठाओ, तो हमारा हड्डी और हमारा मांस जो है उसको तुरंत एक्शन लेगा उस पे और तुरंत उसको उठा लेगा। तो सॉफ्टवेयर जो है वो एक प्रोग्राम है जो हार्डवेयर को कार्य करने के लिए निर्देश देता है ना? सॉफ्टवेयर एक तरह का प्रोग्राम होता है जो हार्डवेयर को कार्य करने का निर्देश देता है। सॉफ्टवेयर जो भी कहेगा वो हार्डवेयर करता है। आगे हम बात करेंगे डेटा की। डेटा की बात करेंगे। डेटा का मतलब क्या है? तो छोटे-छोटे ये मान के चलो कि जैसे हम छोटी-छोटी बातें कहते हैं और वो छोटी-छोटी बातें फिर एक बड़ी बात बनती है ना? जैसे हमारे घरों में लड़ाई झगड़े होते हैं तो छोटी-छोटी बातों को लेके होते हैं और फिर वो एक बड़ी लड़ाई का रूप ले लेते हैं। उसी को डेटा बोलते हैं। मतलब छोटे-छोटे जो संवाद होते हैं, छोटे-छोटे जो आंकड़े होते हैं, उनको डेटा कहा जाता है। यहाँ पे देखो लिखा है कच्चे तथ्यों और आंकड़ों को डेटा कहा जाता है, जिनका प्रसंस्करण करके सूचना बनाई जाती है। प्रसंस्करण का मतलब क्या होता है? समझ लो यूटिलाइज़ेशन, उपयोग होता है ना? इससे क्या हम सूचना बनाते हैं। फिर होता है प्रोसीजर, प्रक्रिया। किसी कार्य को करने के निश्चित चरणों या नियमों को प्रक्रिया कहते हैं। अब कोई भी कार्य होता है तो एक निश्चित चरण में होता है ना? जैसे अगर हमको स्कूल जाना है तो वो भी एक कार्य है। तो सबसे पहले हम तैयार होते हैं, फिर खाना-वाना लेते हैं, खाना खाने के बाद साइकिल उठाते हैं, साइकिल उठाने के बाद एक लंबा रास्ता तय करके हम स्कूल तक पहुँचते हैं। तो ये प्रोसीजर है, ये प्रक्रिया है। तो किसी कार्य को अगर हमें करना है तो उसका एक निश्चित चरण होगा, उसके एक निश्चित नियम होते हैं, तभी हमारी कोई प्रक्रिया हो पाती है। आगे हम बात करेंगे लोग की, ठीक है? लोग। अब देखो आईटी प्रमुख घटक तो है। आईटी अगर हमको चलाना है या इसका उपयोग करना है तो भाई लोग होने चाहिए, है ना? अब ऐसा हो सकता है कभी कि पूरा का पूरा जो एआई है, ओपन एआई, वो पूरी तरीके से अपने कंट्रोल में कर ले तो अलग बात है। नहीं तो अभी के टाइम में अगर आईटी का हमें उपयोग करना है तो फिर हमें उपयोगकर्ता की ज़रूरत होगी, प्रोग्रामर की ज़रूरत होगी और सिस्टम जो विश्लेषक होते हैं उनकी ज़रूरत होगी, तभी ये आईटी सेक्टर हमारा चल सकता है। लोग होने चाहिए आईटी को चलाने के लिए। बोलो भाई, यहाँ तक चीज़ें एकदम क्लियर हुई होंगी। अब आगे बढ़ चलते हैं। अच्छा यहाँ पे मैंने देखा नहीं। चलो कोई बात नहीं। थोड़ा-सा तुम देख सकते हो। मुझे लगता है कि मैंने ध्यान नहीं दिया। चलो अभी ध्यान दूँगा मैं, कोई दिक्कत नहीं है भाई, कोई दिक्कत की बात नहीं है, कोई दिक्कत की बात नहीं है, चलो। अब हम देखो आईटी के अनुप्रयोग की बात करेंगे, आईटी का एप्लीकेशन मतलब आईटी का यूज़ कहाँ-कहाँ पे होता है। इन्फॉर्मेशन टेक्नोलॉजी का यूज़ कहाँ होता है, तो सबसे ज़्यादा अभी यूज़ शिक्षा के क्षेत्र में ज़्यादा हो रहा है ना? ये मैं आईटी का यूज़ करके ही तुम्हें पढ़ा रहा हूँ, इसका ध्यान रखना, है ना? व्यापार में भी बहुत ज़्यादा हो रहा है। अब तो इंस्टाग्राम पे लोग अपने जो उनका बिज़नेस है उसको प्रमोट कर रहे हैं, वो भी आईटी है। इंफॉर्मेशन टेक्नोलॉजी, बैंकिंग में अब बहुत ज़्यादा इसका इस्तेमाल हो रहा है ना? पूरा का पूरा बैंकिंग सेक्टर आईटी पे आधारित है। चिकित्सा, है ना? जैसे अब तुम अगर आँखों का ऑपरेशन कराने जाओगे तो लेज़र लाइट वो कंप्यूटर से हो जाता है। संचार, किसी चीज़ को मतलब कम्युनिकेट करना एक एक देश से दूसरे देश में, तब भी तुम देख सकते हो कि आईटी का ही उपयोग होता है। मनोरंजन में तो सबसे ज़्यादा इस्तेमाल कर ही रहे हैं इंस्टाग्राम, फेसबुक, व्हाट्सएप, ये सारी चीज़ें। गवर्नमेंट भी, शासन भी कहीं न कहीं अब आईटी सेक्टर का इस्तेमाल कर रही है। ऑनलाइन एफआईआर कर सकते हो अपने पड़ोसी के खिलाफ तुम, है ना? वैज्ञानिक अनुसंधान, अब जो भी रिसर्च हो रहा है वो भी आईटी सेक्टर से ही हो रहा है। अब देखो आईटी के लाभ क्या-क्या हैं? आईटी के लाभ की बात करेंगे तो आईटी कार्यों को तेजी और कुशलता से करने में सहायता मिलती है ना? आईटी से क्या होता है, कार्यों को तेजी से और कुशलता से करने में सहायता मिलती है। मतलब बहुत तेजी से होगा और बहुत मतलब एरर नहीं होगा, मतलब सटीक होगा जिसको बोलते हैं, जरा भी उसमें त्रुटि होने की संभावना नहीं रहेगी। दूसरा चीज है कि समय और लागत की बचत होती है। भाई समय बचता है, बिल्कुल ठीक बात। किसी चीज को जोड़ने में हम 10 सेकंड 20 सेकंड लगाते हैं, वो 1 सेकंड में जोड़ के दे देगा। तीसरा, सूचना को आसानी से संग्रहित और पुनर्प्राप्त किया जा सकता है। मतलब वो सूचना को आसानी से ले लेगा
और दोबारा तुमको कभी जरूरत है तो तुमको वो प्रोवाइड भी करा देगा। ये भी चीजें हैं आईटी में। चौथा है संचार और जानकारी का आदान प्रदान तेज और सरल हो गया। अब तुम कोई भी जानकारी अगर चाहते हो तो जस्ट 1 सेकेंड 1 क्लिक में तुम दुनिया देश की कोई भी जानकारी अगर चाहते हो तो तुमको आराम से मिल जाती है। पांचवे पे आते हैं, कार्यों में शुद्धता और विश्वसनीयता बढ़ती है। कार्य तुम्हारा एकदम शुद्ध होगा और विश्वसनीय होगा। कार्य तुम्हारा क्या हो जाएगा भाई, एकदम शुद्ध होगा और विश्वसनीय होगा, मतलब त्रुटि नहीं होगी उसमें बिल्कुल भी, है ना। चलो, अब निष्कर्ष वगैरह तुमको खुद से पढ़ना होता है भाई, तो ये तुम पढ़ सकते हो। आगे बढ़ते हैं। अब हम पढ़ते हैं कंप्यूटर विज्ञान। ठीक है, या यहां से मेरे भाई तुम्हारा कंप्यूटर शुरू होता है। कंप्यूटर की कहानी मेरे भाई यहां से शुरू होती। कंप्यूटर क्या है, तो बहुत अच्छे से सब लोग जानते हैं कि कंप्यूटर एक इलेक्ट्रॉनिक डिवाइस है जो दिए गए निर्देशों के अनुसार डेटा के इनपुट के रूप में स्वीकार करता है, उसे प्रोसेस करता है और परिणाम तैयार करता है, उसे आउटपुट के रूप में प्रस्तुत करता है तथा भविष्य के उपयोग के लिए वो संग्रहित भी करता है। देखो भाई, कंप्यूटर में क्या होता है, तुम इनपुट दोगे, क्या दोगे, इनपुट। इनपुट का मतलब तुमको जो जानकारी है वो कीबोर्ड से तुम टाइप करोगे, कंप्यूटर उसको प्रोसेस करेगा, क्या करेगा, प्रोसेस करेगा, उस पर काम करेगा और फिर तुमको एज अ रिजल्ट वो आउटपुट देता है। क्या देता है, आउटपुट देता है। एज अ रिजल्ट वो तुमको आउटपुट देगा और ये जो आउटपुट है ना, इसको फिर वो स्टोर कर लेता है। अब भविष्य में, फ्यूचर में जब भी तुम्हें जरूरत होगी, ये आउटपुट तुमको आराम से वो दे देगा। कंप्यूटर की विशेषताओं के बारे में हम बात करते हैं। कंप्यूटर की विशेषता क्या है, ये उच्च गति से कार्य करता है, शुद्धता के साथ कार्य करता है, परिश्रम शक्ति, मतलब ऐसा है कि थकता नहीं है, मतलब दिन रात इससे काम लेते रहो तो कोई दिक्कत नहीं है इससे। लेकिन यह है कि अभी वो हीट हो जा रहा है तो उसको फिर आराम की जरूरत होती है। बहुमुखी प्रतिभा है। बहुमुखी का मतलब होता है कई काम को एक साथ वो कर सकता है, कई काम में वो माहिर होता है। तुमको संगीत भी सुनाएगा, ऑफिस का काम भी तुम्हारा करवाएगा, वीडियो भी तुमको दिखवाएगा, किसी के साथ चैट भी तुम कर सकते हो। तो वो मल्टी, मतलब क्या बोलते हैं, मल्टी टैलेंटेड है ना, वर्सटाइल भी बोलते हैं उसको। विश्वसनीयता है, मतलब तुमको पता है कि भाई ये तो हो ही जाएगा। अगर तुम्हारे पास कंप्यूटर है और तुमको लगता है कोई फॉर्म भरना है, तो तुमको पता है कि ये भर ही सकते हैं, भर ही जाएगा, मतलब विश्वसनीयता है वहां पे। विशाल संग्रहण क्षमता, बहुत ही ज्यादा स्टोरेज इसके पास होती है ना। स्वचालित होता है, ऑटोमेशन होता है, पुनरावृत्ति रिपीट भी चीजों को करता है। ये ज्यादा इंपॉर्टेंट नहीं है ना। चलो आगे थोड़ा सा बढ़ चलते हैं। अब कंप्यूटर के चक्र की बात करेंगे तो मैंने तुमको शुरू में बताया कि तुम इनपुट दोगे, वो प्रोसेस करेगा, और उसके बाद तुमको आउटपुट एज अ रिजल्ट, मतलब जो तुम सर्च करना चाह रहे हो वो तुमको आउटपुट मिलेगा और उस आउटपुट को फिर वो स्टोर कर लेता है। अब हम बात करेंगे कंप्यूटर की पीढ़ियों की बात करेंगे, है ना। जैसे तुम्हारी पीढ़ी होती है, 1 पीढ़ी, 2 पीढ़ी, 3 पीढ़ी, है ना। तो कंप्यूटर की अपनी पीढ़ी होती है। सबसे पहली पीढ़ी की अगर हम बात करेंगे तो वो 1940 में शुरू हो जाती है, 1940 से 1956, मतलब 16 साल की अवधि होती है पहली पीढ़ी की। तकनीकी कौन सी है, तो वैक्यूम ट्यूब का इस्तेमाल किया गया था इसमें। इसको ध्यान रखना, बहुत इंपॉर्टेंट है भाई ये बहुत इंपॉर्टेंट है कि वैक्यूम ट्यूब का इस्तेमाल कौन सी पीढ़ी में किया गया, तो तुमको तुरंत बोल देना है पहली पीढ़ी में, है ना। कौन सी पीढ़ी में, पहली पीढ़ी। विशेषता क्या रही, आकार में बहुत बड़ा था कंप्यूटर, इतना बड़ा था कि भैया जैसे एक कमरा हो। अधिक बिजली की खपत होती थी, गति स्पीड उसकी कम होती थी। भाषा की बात करेंगे तो मशीनी भाषा थी, मशीनी लैंग्वेज थे, इसको ये भी ध्यान रखेंगे, बहुत इंपॉर्टेंट है ये, तो इसका ध्यान रखेंगे, है ना। आकार में बहुत बड़ा था, बिजली की खपत बहुत ज्यादा थी, स्पीड बहुत कम थी, है ना। और मशीनी भाषा का इसमें इस्तेमाल हुआ था। ये भी हमको ध्यान रखना है कि वैक्यूम ट्यूब जो है उसका भी इस्तेमाल इसमें हुआ था, है ना। तकनीकी वैक्यूम ट्यूब वाली थी।
आगे बढ़ते हैं मेरे भाई। आगे द्वितीय पीढ़ी की हम बात करेंगे, द्वितीय पीढ़ी की, तो वो 1956 से लेके फिर 1963, है ना, 4 3 7 सालों की अवधि रही। प्रयुक्त तकनीकी की बात करेंगे तो वो ट्रांजिस्टर तकनीकी इसमें इस्तेमाल हुआ था। अगर विशेषताओं की बात करेंगे तो आकार में ये थोड़ा छोटा था, मतलब प्रथम पीढ़ी से थोड़ा छोटा था। बिजली की खपत उससे थोड़ा कम थी, अधिक विश्वसनीय था। भाषा इसकी जो है वो असेंबली भाषा थी। ये भी ध्यान रखना, द्वितीय पीढ़ी के कंप्यूटर में कौन सी भाषा का इस्तेमाल हुआ, तो तुम्हें बताना है असेंबली भाषा का इस्तेमाल हुआ था। ये भी तुमको ध्यान रखना है, ये दूसरा वाला असेंबली, पहली में मशीनी भाषा, दूसरे में असेंबली भाषा। अब याद कैसे करोगे इसको, तो देखो पहले मशीन बनी तो मशीनी भाषा के उपयोग हुआ, और फिर दोबारा जो है वो असेंबली भाषा का इस्तेमाल हुआ, मतलब कुल मिला के असेंबली में बनी है, ऐसा याद रख सकते। तृतीय पीढ़ी की अगर हम बात करेंगे, फिर 1964 से लेके 1971, प्रयुक्त तकनीकी कौन थी, इंटीग्रेटेड सर्किट आईसी का इस्तेमाल हुआ। आकार में और छोटा हो गया, गति इसकी और अधिक हो गई, इस पे जो हीट था वो कम हो गया। भाषा हाई लेवल भाषा, बेसिक कोबोल, है ना, ये भाषाओं का इस्तेमाल हुआ तृतीय पीढ़ी पे। अब हम चौथी पीढ़ी की अगर हम बात करें, चौथी पीढ़ी 1971 से वर्तमान, माइक्रो प्रोसेसर का इस्तेमाल हुआ। तकनीकी कौन सी है, माइक्रो प्रोसेसर तकनीकी। आकार बहुत छोटा हो गया, गति बहुत ज्यादा तेज हो गई, लागत बहुत कम आने लगी, यूजर फ्रेंडली हो गया, और मल्टीटास्किंग, एक साथ कई सारे काम वे करने लग गए थे चतुर्थ पीढ़ी में, ठीक है, चौथी पीढ़ी में। अगर हम पांचवी पीढ़ी की बात करेंगे, वर्तमान से आगे ये सारी पांचवी पीढ़ी के कंप्यूटर है, और इसमें इस्तेमाल हुआ एआई का, कृत्रिम बुद्धिमत्ता, ठीक है। एआई पर आधारित सिस्टम हो गए, नेचुरल लैंग्वेज, रोबोटिक्स वगैरह आ गया, और विशेषज्ञ सिस्टम वगैरह इसमें इस्तेमाल हो रहे हैं अभी। तो ये कंप्यूटर की पीढ़ियां थी। कंप्यूटर अभी तक 5 पीढ़ियों में हमारा बटा हुआ है। आगे हम बात करेंगे सूचना प्रौद्योगिकी के उपयोग। उपयोग क्या क्या है इनके, कहाँ कहाँ उपयोग होगा। तो देखो, इसको पहले भी मैंने बताया कि शिक्षा में, व्यापार में, बैंकिंग में, स्वास्थ्य सेवा, संचार, विज्ञान अनुसंधान, मनोरंजन, ई शासन, विनिर्माण, परिवहन, इन जगह ये आईटी या कंप्यूटर का इस्तेमाल होता है, ठीक। आगे बढ़ते हैं और हम बात करेंगे सूचना तकनीकी एवं कंप्यूटर विज्ञान, कंप्यूटर के मुख्य घटक की। कंप्यूटर में कितने पार्ट होते हैं, कंप्यूटर के कितने पार्ट होते हैं, तो देखो, एक तो तुम्हारा सबसे पहले तुम इनपुट देते हो, एक इनपुट डिवाइस होता है ना। और फिर क्या होता है, प्रोसेस होता है, कंप्यूटर हमारा प्रोसेस करता है, और फिर वो आउटपुट देता है, आउटपुट देता है, और उस आउटपुट को फिर हम क्या करते हैं, स्टोर कर लेते हैं, है ना, स्टोरेज हो जाता है, स्टोर कर लेते हैं। तो ये 4 कंप्यूटर के मुख्य घटक हैं। चलो, सबसे पहले देखो कि इनपुट यूनिट होता क्या है। यह उपयोगकर्ता से डेटा और निर्देश प्राप्त करता है। देखो, हम लोग क्या करते हैं, हम लोग मान लो हमारे पास कीबोर्ड है, कीबोर्ड में हम जो भी टाइप कर रहे हैं, मान लो हम कुछ भी सर्च करना चाह रहे हैं, हम योगी जी के बारे में सर्च करना चाह रहे हैं, तो हम क्या करेंगे कि कीबोर्ड से उस पे हम इनपुट डालेंगे कि योगी जी का पूरा नाम क्या है, ऐसे वो हम इनपुट डाल रहे हैं, ठीक है। अब प्रोसेसिंग यूनिट में आएगा तुम्हारा सीपीयू। सीपीयू क्या करेगा, जो हमने निर्देश दिया है उसको प्रोसेस करता है और परिणाम को तैयार करने की कोशिश करता है। फिर जब ये परिणाम तैयार हो जाता है तो फिर आउटपुट की बात आती है। आउटपुट यूनिट का काम होता है या प्रोसेस किए गए परिणाम को उपयोगकर्ता के समझ प्रस्तुत कर देता है। अब जो भी योगी जी का नाम होगा वो हमें स्क्रीन पे दिख जा रहा होगा, दिखता होगा कि हाँ योगी जी का नाम है। ये अभी मुझे तो नहीं पता, अजय कुमार कुछ नाम था, अजय कुमार बिष्ट ऐसे करके, है ना। तो आगे बात करेंगे, फिर जो ये अजय कुमार बिष्ट हैं ये स्टोरेज यूनिट में जाके स्टोर हो जाएगा, या डेटा निर्देश और परिणामों को संग्रहित रखने का कार्य करता है। तो हमारा जो कंप्यूटर है वो 4 स्टेप्स में काम करता है। पहला इनपुट यूनिट हो जाएगा,
दूसरा प्रोसेसिंग हो जाएगा, तीसरा आउटपुट हो जाएगा, फिर स्टोरेज यूनिट। ठीक है, यहाँ पे देखोगे, यहाँ पे देखोगे ये हमने इनपुट दिया है, ये प्रोसेस कर रहा है, और ये इसने आउटपुट दिया, और ये प्रोसेसिंग में जो भी चीजें आई थी उसको स्टोरेज यूनिट में वो स्टोर कर लेगा। कंप्यूटर की ये मूल संरचना है। चलो मेरे भाई आगे बढ़ते हैं। अब हम बात करेंगे कंप्यूटर मेमोरी की। कंप्यूटर मेमोरी की बात करेंगे तो कंप्यूटर मेमोरी जो है वो दो तरीके की होती है। तुम भी जानते हो, सारी दुनिया जानती है, हमारी जो कंप्यूटर मेमोरी है वो दो तरह की होती है। एक प्राथमिक मेमोरी होती है और एक द्वितीयक मेमोरी होती है। कंप्यूटर मेमोरी है क्या, उसको थोड़ा समझेंगे। कंप्यूटर की मेमोरी वह स्थान है जहां डेटा, निर्देश व परिणाम अस्थायी या स्थायी रूप से संग्रहित होते हैं। अब देखो भाई, यहाँ पे लिखा है कि कंप्यूटर मेमोरी वह स्थान है, कंप्यूटर में वो स्थान होता है जहां पे निर्देश जो हमने दिए हैं उनको स्थायी या स्थायी रूप से संग्रहित करता है, मतलब स्टोर करता है। ठीक है, उसको कंप्यूटर की मेमोरी कहा जाता है। ये दो प्रकार की होती है, एक हो गया तुम्हारा प्राथमिक मेमोरी, ठीक है, एक प्राथमिक मेमोरी, और दूसरा क्या होता है तुम्हारा द्वितीयक मेमोरी होता है। प्राथमिक मेमोरी की हम बात करेंगे तो प्राथमिक मेमोरी जो होती है वो सीपीयू के निकट होती है और बहुत तेज गति से कार्य करती है, बहुत तेज होती है। क्योंकि प्राइमरी है ना, प्रथम कौन आएगा, जो बहुत तेजी से काम करेगा वही प्रथम आएगा। बताओ भाई, बोलो, प्रथम कौन आएगा, जो बहुत तेजी गति से कार्य करेगा। तो प्राथमिक मेमोरी बहुत तेजी से कार्य करती है। ठीक है, आगे हम देखेंगे तो इसमें संग्रहित डेटा केवल तब तक रहता है जब तक कंप्यूटर चालू रहता है। इसको भी ध्यान रखेंगे, प्राथमिक मेमोरी में जो डेटा स्टोर है वो तभी तक रहेगा जब तक कि तुम्हारा कंप्यूटर खुला हुआ है, और जैसे ही तुम कंप्यूटर को स्विच ऑफ करोगे पूरा का पूरा प्राथमिक मेमोरी में जो स्टोरेज है वो खत्म हो जाएगा, वो हट जाएगा तुरंत। तो इसका भी ध्यान रखेंगे कि प्राथमिक मेमोरी में जो डाटा स्टोर है वो वोलेटाइल है, मतलब कि बहुत जल्दी वो खत्म हो जाएगा जैसे ही तुम्हारा लैपटॉप स्विच ऑफ होगा। अब अगर हम प्राथमिक मेमोरी की बात करेंगे तो दो प्रकार का होता है। एक होता है रैम, जिसका फुल फॉर्म होता है रैंडम एक्सेस मेमोरी, ठीक है, और दूसरा होता है रोम, इसका मतलब रीड ओनली मेमोरी है। कभी कभी ऐसा वो भी पूछ लेता है आपसे कि बताओ इसका फुल फॉर्म क्या होगा, है ना, ये भी तुमसे कभी कभी पूछ लेता है। अगर हम रैंडम एक्सेस की मेमोरी की बात करेंगे तो यह अस्थायी मेमोरी होती है जिसमें डेटा केवल अस्थायी रूप से रहता है, कंप्यूटर बंद होते ही डेटा मिट जाता है। तो रोम, जो रैम होता है, जो बोलते हैं ना कि 6 GB रैम है, 8 GB रैम है, तो रैम जो डाटा स्टोर करेगा वो काफी कम टाइम के लिए तुम्हारा डाटा स्टोर करता है, कुछ समय बाद वो डाटा खत्म हो जाता है। ठीक है, अगर हम रोम की बात करेंगे, रीड ओनली मेमोरी, तो वह स्थायी मेमोरी होती है जिसमें डाटा स्थायी रूप से संग्रहित रहता है और इसे बदला नहीं जा सकता। कुल मिला के रैम में जो है वो अस्थायी मेमोरी होती है, डाटा उसमें मिट जाता है। रोम जो है वो स्थायी मेमोरी होती है जिसे डाटा वो संग्रहित करता है। ये प्राथमिक मेमोरी की हम बात कर लिए हैं। ठीक है, द्वितीयक मेमोरी की अगर हम बात करें कि द्वितीयक मेमोरी या प्राथमिक मेमोरी की तुलना में धीमी गति। अब सेकंड कौन आएगा, जो बहुत धीमी गति से चलेगा, है ना। सेकंड कौन आएगा भाई, जो बहुत धीमी गति से कार्य करता है। तो यह प्राथमिक मेमोरी की तुलना में धीमा होता है लेकिन डेटा को स्थायी रूप से संग्रहित करता है। मतलब ये स्लो काम करता है लेकिन जो तुम्हारा डाटा है उसको ये स्टोर करके रखेगा, मतलब तुमको बाद में जरूरत पड़ेगी तो तुमको मिल जाएगी। लेकिन प्राथमिक मेमोरी में ऐसा नहीं है, डाटा रहेगा कुछ देर के लिए, बाकी डाटा खत्म हो जाता है। ठीक है, इसकी क्षमता बहुत अधिक होती है, मतलब ये बहुत अधिक क्षमता वाला होता है। उदाहरण अगर देखेंगे तो हार्ड डिस्क जो हमारे कंप्यूटर के अंदर लगी होती है, पेन ड्राइव, है ना, सीडी डीवीडी, अगर तुम जानते हो तो ठीक बात है, नहीं जानते हो तो कोई बात नहीं, है ना। फ्लॉपी डिस्क, ये सारे क्या द्वितीयक मेमोरी के एग्जाम्पल हैं। अगर तुमसे कभी ऐसे पूछ ले कि बताओ प्राथमिक मेमोरी
इनमें से कौन है? रैम, है ना, सीडी, डीवीडी, पेन ड्राइव। तो तुम क्या बोलोगे? प्राथमिक मेमोरी कौन सा? रैम है। ठीक है, द्वितीयक मेमोरी में सीडी, डीवीडी और फ्लॉपी डिस्क, पेन ड्राइव, ये सारी चीजें आती हैं। आगे बढ़ते हैं भाई, आगे थोड़ा सा बढ़ चलते हैं हम लोग। ठीक है, आगे अगर बढ़ेंगे तो थोड़ा सा कंप्यूटर की क्षमता मापने की इकाइयों के बारे में हम देखेंगे। कंप्यूटर की क्षमता मापने की इकाइयों की बात करेंगे। तो कंप्यूटर में डेटा को मापने के लिए निम्नलिखित इकाइयों का उपयोग किया जाता है। पहला बिट होता है, सबसे छोटी यूनिट होती है कंप्यूटर की क्षमता को मापने की। फिर दूसरा होता है बाइट। 8 बिट मिला के 8 बिट मिलेंगे तो एक बाइट बनेगा। ठीक है, 1024 बाइट मिला के एक किलोबाइट बनाते हैं। 1024 KB मिला के किलोबाइट मिला के एक मेगाबाइट बनता है। 1024 मेगाबाइट मिला के एक जीबी बनता है। और 1024 GB मिला के फिर एक टेराबाइट बनता है, टीबी, है ना। तो ये सारी चीजें तुमने समझ लिया। अब आगे बढ़ते हैं। थोड़ा सा हम आगे बढ़ते हैं। अब हम बात करेंगे आउटपुट डिवाइसेस के बारे में। किसके बारे में बात करेंगे? आउटपुट डिवाइसेस के बारे में बात करेंगे। देखो, आउटपुट का मतलब क्या है? जहां पे हमारा रिजल्ट दिखा है, हमने जो कुछ भी सर्च किया है, जहां पे हमारा रिजल्ट दिखे, है ना, रिजल्ट दिखे, वो हमारा आउटपुट डिवाइस है। जैसे हमारा जो रिजल्ट दिखेगा कहाँ? मॉनिटर पे दिखेगा, है ना। या तो प्रिंटर है तो प्रिंट कर लेंगे तब भी वहां दिख जाएगा। तो ये सारे आउटपुट डिवाइसेस हैं। अगर हम बात करेंगे कि प्रोसेस किए गए परिणामों को यूजर तक पहुंचाने वाले डिवाइसेस आउटपुट डिवाइस होती है। पहला हमारा मॉनिटर ही होता है। जितना का जितना आउटपुट हमारा होगा वो हमें मॉनिटर पर दिख जाएगा। ठीक है, मॉनिटर बोलते हैं या उसको वीडीयू बोलते हैं। वीडीयू का मतलब विजुअल डिस्प्ले यूनिट। इसके कई प्रकार हो सकते हैं, मतलब हमारा जो मॉनिटर कई प्रकार का हो सकता है। पहला सबसे शुरुआती जो मॉनिटर आया था वो आया था सीआरटी, कैथोड रे ट्यूब। ठीक है, फिर उसके बाद आया था एलसीडी। ठीक है, सॉरी, एलईडी आया था, लाइट इमिटिंग डायोड आया था। फिर आया था एलसीडी, लिक्विड क्रिस्टल डिस्प्ले आया था। फिर आया भाई टीएफटी आ गया, अभी के टाइम में चल रहा है, थिन फिल्म ट्रांजिस्टर, ये चल रहा है। तो ये चार हमारे मॉनिटर के प्रकार थे। दूसरा क्या भाई, हमने आपको बताया कि भाई प्रिंटर पर भी तुमको ये सारी चीजें दिख जाएंगी, है ना। प्रिंटर पर भी कहीं ना कहीं हमको हमारे रिजल्ट दिखते हैं, इसलिए प्रिंटर भी हमारा आउटपुट डिवाइस होता है। प्रिंटर का काम क्या है भाई? सॉफ्ट कॉपी कोई भी होगी उसको हार्ड कॉपी में बदलता है। सॉफ्ट कॉपी का मतलब जैसे हमारे पास पीडीएफ है, ये हमारा सॉफ्ट कॉपी है। और अगर इसको हमने पेज पे उतार लिया तो ये हमारा हार्ड कॉपी बन जाएगा। ठीक है, तो सॉफ्ट कॉपी हार्ड कॉपी का मतलब समझो कि जो कंप्यूटर के अंदर है वो हमारी सॉफ्ट कॉपी है, और उसको अगर हमने प्रिंट आउट करा लिया तो वो क्या बन जाएगा? हमारी हार्ड कॉपी बन जाएगा। आगे बढ़ते हैं। देखो, प्रिंटर के प्रकार जो है वो क्षमता के आधार पे अलग होते हैं और कार्य पद्धति के आधार पे अलग होते हैं। क्षमता के आधार पे बात करेंगे तो पहला होता है कैरेक्टर प्रिंटर, दूसरा होता है लाइन प्रिंटर, और तीसरा होता है हमारा पेज प्रिंटर। कार्य क्षमता के आधार पे बात करेंगे तो एक होता है इम्पैक्ट प्रिंटर, इम्पैक्ट प्रिंटर। ठीक है,
जो डॉट मैट्रिक्स पे काम करता है, डेजी वीट प्रिंटर, ये उसी में आता है तुम्हारा इम्पैक्ट प्रिंटर पे। नॉन इम्पैक्ट प्रिंटर की बात करेंगे तो इंक रिबन रहित होता है, मतलब इसमें इंक वगैरह नहीं होती है। थर्मल प्रिंटर की तरह काम करता है। इंजेक्ट प्रिंटर होता है, लेजर प्रिंटर, ये सारे नॉन इम्पैक्ट प्रिंटर पे काम करते हैं। ये ध्यान रखना भाई, ये वाला पोर्शन। इम्पैक्ट प्रिंटर क्या होता है, इंक रिबन का उपयोग होता है, और नॉन इम्पैक्ट में इंक रिबन का उपयोग नहीं होता है। नॉन इम्पैक्ट की बात करेंगे तो इंजेक्ट प्रिंटर और लेजर प्रिंटर, ये दोनों तुम्हारे नॉन इम्पैक्ट होते हैं, थर्मल प्रिंटर भी। और इम्पैक्ट प्रिंटर, डॉट मैट्रिक्स, डेजी व्हील प्रिंटर, ये सारे तुम्हारे इम्पैक्ट प्रिंटर पे आते हैं, इसका ध्यान रखें। तीसरे नंबर पे हमारा प्लॉटर आता है। प्लॉटर का मतलब है बड़े नक्शे, बैनर या उच्च गुणवत्ता वाले रेखाचित्र प्रिंट करने हेतु। फिर हम बात करें चौथे में प्रोजेक्टर स्क्रीन स्पीकर। अब जैसे प्रोजेक्टर वगैरह तुम देखोगे तो वो भी तो रिजल्ट दिखाते हैं हमारे, तो वो भी किस में आ जाएंगे, आउटपुट डिवाइस में आ जाएंगे। स्पीकर जो हम बोलते हैं, हमने क्या किया, हमने माइक में बोला, उसने प्रोसेस किया, प्रोसेस करने के बाद हमारी आवाज को बढ़ा के उसने दिखाया, तो हमारा जो स्पीकर वगैरह होते हैं वो भी कहीं ना कहीं हमारे आउटपुट डिवाइस में आते हैं। अब कंप्यूटर मेमोरी की हम बात कर रहे थे अभी तक, है ना, कंप्यूटर मेमोरी की बात कर रहे थे, तो अभी थोड़ा डिटेल में इसको हम समझते हैं कंप्यूटर मेमोरी को। मेमोरी होती क्या है, क्या है मेमोरी का मतलब है कि कोई भी डेटा है, उसको अगर हम रख पाए काफी लंबे समय तक तो उसको हम मेमोरी बोलते हैं, है ना। तो यहाँ पे लिखा भी है कि डेटा संचय करने के स्थान को मेमोरी कहा जाता है। डेटा संचय करने के स्थान को मेमोरी कहा जाता है। जहां पे तुम्हारा डेटा रहेगा उस स्थान को मेमोरी कहते हैं। यह मुख्यतः दो प्रकार की होती है, एक प्राथमिक मेमोरी होती है और दूसरा द्वितीयक मेमोरी होती है ना। अभी हमने पढ़ा भी है इसको। प्राथमिक मेमोरी की बात करेंगे तो उसमें कई सारी चीजें होती है, जैसे एक कैच एंड रजिस्टर होता है, दूसरा रैम होता है, तीसरा रोम होता है। ठीक है, कैच की अगर हम बात करेंगे तो सबसे तेज कार्य करने वाली मेमोरी होती है कैच मेमोरी। गति का क्रम कैच इज ग्रेटर देन रजिस्टर होता है। ठीक, मतलब कैच जो है वो रजिस्टर से ज्यादा तेज काम करती है। दूसरे नंबर पे हम रैम की बात करेंगे तो ये होता है रैंडम एक्सेस मेमोरी, बहुत अच्छे से जानते हैं। हमने ये भी पढ़ लिया कि अस्थाई मेमोरी होती है, बहुत जल्दी खत्म हो जाती है, कंप्यूटर बंद होने पर इसका डेटा नष्ट हो जाता है, ये भी हमने पढ़ा था। वर्तमान में चल रही कोई भी क्रिया पहले रैम में ही निष्पादित होती है, मतलब कोई भी चीज तुम अगर सर्च करोगे, कोई भी चीज तुम डालोगे तो सबसे पहले वो जाएगी रैम में। कहाँ पे जाएगी, सबसे पहले जाएगी वो रैम में। ठीक, अब रैम भी तुम्हारा दो प्रकार का होता है, एक होता है एस रैम, एक होता है डी रैम। एस रैम का मतलब स्टैटिक रैम हो गया, इसे बार बार रिफ्रेश करने की जरूरत पड़ती, बहुत इंपॉर्टेंट है भाई, इसको ध्यान रखना। एस रैम को बार बार रिफ्रेश करने की जरूरत होती है, मतलब तुम अगर डाटा उसमें रखना चाह रहे हो, ठीक है, कि तुमको डाटा दोबारा मिले तो इसको बार बार रिफ्रेश करोगे तभी तुमको वो डाटा मिलेगा, स्टैटिक रैम, रैंडम एक्सेस मेमोरी में। डी रैम की बात करेंगे, अगर डी रैम की बात करेंगे, डायनेमिक रैंडम एक्सेस मेमोरी, इसे बार बार रिफ्रेश करने की जरूरत बिल्कुल नहीं पड़ती, इसको तुम बार बार रिफ्रेश नहीं करोगे तब भी तुम्हारा डाटा तुमको मिल जाएगा। लेकिन अगर तुम एस रैम को बार बार रिफ्रेश नहीं करते हो, ठीक है, मतलब एस रैम को बार बार रिफ्रेश करने की जरूरत नहीं होती है, लेकिन डी रैम को बार बार रिफ्रेश करने की जरूरत होती है। मैंने उल्टा बता दिया क्या, ध्यान रखना, एस रैम को रिफ्रेश करने की जरूरत नहीं है, लेकिन डी रैम को तुमको बार बार रिफ्रेश करने की जरूरत है। डी रैम को जब तुम बार बार रिफ्रेश करोगे तो तुमको डाटा वहां पे रहेगा या डाटा वहां पे मिल जाएगा, लेकिन अगर रिफ्रेश करना भूल गए तो डाटा तुरंत वहां से उड़ जाएगा। इस रैम में ऐसा नहीं है, इस रैम में तुम रिफ्रेश करो ना करो कोई मतलब नहीं है, डाटा तुम्हारा मिल जाएगा। रोम की बात करेंगे, रीड ओनली मेमोरी या स्थायी मेमोरी होती है, स्विच ऑफ होने के बाद भी इसका डाटा नष्ट नहीं होता है, इसमें उपस्थित डाटा को केवल पढ़ा जा सकता है, बदला या मिटाया नहीं जा सकता, ये भी ध्यान रखेंगे। रोम का मतलब है कि जो चीजें तुम्हारे मोबाइल में, तुम्हारे कंप्यूटर में स्टोर कर दिया गया है वही रहेगा, उसके अलावा
मतलब इसमें जो डाटा है उसको केवल पढ़ा जा सकता है, ना तो तुम बदल सकते हो उसको, ना ही तुम मिटा सकते हो, है ना। जैसे अगर हम बात करेंगे, जैसे हमने सॉफ्टवेयर डाल दिया कंप्यूटर के अंदर, तो कंप्यूटर के अंदर जो सॉफ्टवेयर पड़े हैं उनको तुम पढ़ सकते हो, उनको तुम देख सकते हो, उनको ना तो तुम बदल सकते हो ना ही मिटा सकते हो, वो सारे रोम में होते हैं। रोम भी दो प्रकार का होता है, एक पी रोम होता है, एक ईपी रोम होता है। पी रोम का मतलब प्रोग्रामेबल रोम होता है, और ईपी रोम का मतलब इरेजेबल प्रोग्रामेबल रोम, ये होता है। ठीक है। अभी हम बात करेंगे द्वितीयक मेमोरी की। तो बाहरी रूप से अगर डेटा को स्थायी रूप से बड़े पैमाने पर सुरक्षित करने के लिए उपयोग किया जाता है द्वितीयक मेमोरी का, उसके एग्जाम्पल कौन से, हार्ड डिस्क हो गया, है ना, सीडी हो गया, डीवीडी हो गया, मैग्नेटिक टेप हो गया, फ्लॉपी डिस्क हो गया, पेन ड्राइव हो गया, ये सारे द्वितीयक मेमोरी में आते हैं। ये स्थायी रूप मतलब स्थायी होते हैं ये, है ना। अब देखो याद रखने के लिए यहाँ पे कुछ कीवर्ड्स हैं, जैसे रैम जो है वोलेटाइल अस्थायी मेमोरी होती है, और रोम जो है नॉन वोलेटाइल स्थायी मेमोरी होती है। अगर मेमोरी मापन की इकाई बात करेंगे तो एक बाइट जो है 8 बिट्स के बराबर होता है, और एक केबी में 10 से 24 बाइट होता है, एक एमबी में 10 से 24 केबी होते हैं, एक जीबी में 10 से 24 एमबी होते हैं, एक टीबी में 10 से 24 जीबी होते हैं। अगर हम प्राइमरी मेमोरी की बात करेंगे तो छोटी क्षमता होती है लेकिन तेज होती है, सेकेंडरी बड़ी क्षमता की होती है परंतु धीमी होती है, ये मैंने बता ही दिया तुम्हें, ये मैंने तुमको क्या किया भाई, बताया है पहले से। बढ़ चलते हैं मेरे भाई आगे की तरफ, आगे की तरफ बढ़ चलते हैं ना। ये तो मैंने अभी बता ही दिया पूरी चीजें, बगल में, बगल में सारी चीजें मैंने बताई हैं तुम्हें। अब हम बात करेंगे सॉफ्टवेयर हार्डवेयर की, ये बहुत इंपॉर्टेंट है। इसकी बात करेंगे भाई, सॉफ्टवेयर और हार्डवेयर की। देखो हार्डवेयर क्या होता है, हार्डवेयर अभी मैंने बताया कि भाई भौतिक इकाई है जिसको हम छू सकते हैं, जिसको हम देख सकते हैं, वो हमारा हार्डवेयर होता है। सॉफ्टवेयर क्या होता है, सॉफ्टवेयर का काम होता है कि हार्डवेयर से वो अपने हिसाब से काम करा सकता है। अगर हम बात करें हार्डवेयर की तो डेफिनेशन देखो बहुत अच्छी लिखी हुई है, बहुत बेहतरीन डेफिनेशन है कि भाई कंप्यूटर का वह भौतिक भाग जिसे हम छू सकते हैं और देख सकते हैं तथा यूजर के साथ सीधा संपर्क बनाता है, हार्डवेयर कहलाता है। जैसे मॉनिटर, प्रिंटर, माउस, कीबोर्ड, मदरबोर्ड आदि। पेरिफेरल डिवाइसेस की बात करेंगे हम, तो कंप्यूटर से बाहर से जोड़ी जाने वाली कोई भी इनपुट, आउटपुट या स्टोरेज डिवाइस पेरिफेरल डिवाइस कहलाती है, जैसे स्पीकर, प्रिंटर, कीबोर्ड, पेन ड्राइव आदि। देखो पेरिफेरल का मतलब क्या है कि तुम बाहर से कुछ चीज जोड़ना चाह रहे हो, जैसे तुम स्पीकर जोड़ना चाह रहे हो, तुम पेन ड्राइव लगाना चाह रहे हो, तुमने माउस को जोड़ दिया, तुमने कीबोर्ड को प्लग कर दिया, है ना। तो ये सारे पेरिफेरल में आते हैं, मतलब कुल मिला के कंप्यूटर के बाहर, कंप्यूटर से जो कुछ भी तुम जोड़ रहे हो वो सारे पेरिफेरल डिवाइस में आते हैं। सीपीयू और मदरबोर्ड, सीपीयू हो गया, मदरबोर्ड पेरिफेरल डिवाइस नहीं है। अब तुम ये मत कहना कि देखो सर सीपीयू हम बगल से जोड़ देते हैं, नहीं, सीपीयू तो उसका माइंड है ही भाई, बिना सीपीयू के वो काम कहाँ करेगा, या बिना मदरबोर्ड के वो काम कहाँ करेगा। ठीक है, ये कंप्यूटर के मुख्य अंग है, तो ये पेरिफेरल डिवाइस में नहीं आएंगे, ये बाहरी नहीं है, ये भीतर के लोग हैं, अंदर के लोग हैं, तो इसका ध्यान रखेंगे हम। सॉफ्टवेयर की बात करते हैं। सॉफ्टवेयर क्या होता है, कंप्यूटर का वह भाग जिसे हम छू नहीं सकते, केवल देख और महसूस कर सकते हैं। कंप्यूटर का वह भाग जिसे हम छू नहीं सकते, केवल देख सकते हैं और महसूस कर सकते हैं। ठीक है, यह प्रोग्राम का मुख्य समूह होता है। देखो सॉफ्टवेयर का काम क्या होता है, जैसे हार्डवेयर एकदम, जैसे हमारा बॉडी जो है वो हार्डवेयर है, हड्डी, मांस, खून, ये सारे हार्डवेयर है। लेकिन हमारा दिमाग जो है वो सॉफ्टवेयर है। तो हमारा दिमाग यानी कि सॉफ्टवेयर जो कुछ भी कहेगा वही हमारा शरीर करेगा। तो कुल मिला के शरीर को और दिमाग को सॉफ्टवेयर हार्डवेयर की तरह लो। हार्डवेयर हमारा पूरा शरीर है, सॉफ्टवेयर हमारा पूरा दिमाग। ऐसे ही कंप्यूटर के अंदर भी होता है। ठीक है, हार्डवेयर की बात करोगे पूरा का पूरा कंप्यूटर है, लेकिन सॉफ्टवेयर क्या है,
सॉफ्टवेयर का काम होता है कंप्यूटर से अब काम लेना है। ठीक है, अगर हम सॉफ्टवेयर की बात करेंगे तो दो प्रकार के सॉफ्टवेयर होते हैं। एक होता है सिस्टम सॉफ्टवेयर जो सिस्टम के अंदर होता है, दूसरा होता है एप्लीकेशन सॉफ्टवेयर जो हम अलग से इंस्टॉल वगैरह करते हैं, और तीसरा जो होता है, यहाँ तुम देख सकते हो सिस्टम एप्लीकेशन सॉफ्टवेयर एक होता है, ठीक है, इसको भी ध्यान रखेंगे, है ना। तीसरा होता है यूटिलिटी सॉफ्टवेयर, ठीक है, सुरक्षा या रखरखाव के लिए होता है। चलो अब इसको एक एक करके पढ़ते हैं। सबसे पहले हम सिस्टम सॉफ्टवेयर की बात करेंगे। कंप्यूटर को संचालित करने के लिए आवश्यक सॉफ्टवेयर होता है ये। अब देखो भाई, सिस्टम सॉफ्टवेयर को अगर तुम समझो तो जैसे हम कंप्यूटर लेने गए, कंप्यूटर ने हमको सॉरी दुकानदार ने हमको कंप्यूटर दिखाया, कंप्यूटर हमने परचेज कर लिया, फिर वो कुछ देर के लिए तुमसे लैपटॉप कंप्यूटर ले लेगा और उसमें सॉफ्टवेयर अपडेट करेगा। तो ये जो सॉफ्टवेयर, ये जो वो दुकानदार अपडेट कर रहा है, वो तुम्हारा सिस्टम सॉफ्टवेयर है ना। जैसे सिस्टम सॉफ्टवेयर में ओएस आता है, ऑपरेटिंग सिस्टम, है ना। जैसे एमएस डॉस होता है, विंडो 11 12 ये सारी चीजें, लिनक्स होता है, यूनिक्स होता है, मैक ओएस होता है, ये सारे सिस्टम सॉफ्टवेयर हैं। इसके अलावा भाषा अनुवादक जैसे कंपाइलर होता है, ठीक है, इंटरप्रेटर होता है, असेंबलर होता है, तथा डिवाइस ड्राइवर भी इसी भाग का हिस्सा होता है। ये ध्यान रखना कि ये कंपाइलर, इंटरप्रेटर और असेंबलर ये भाषा अनुवादक है, ये भाषा में काम आते हैं और इनका कोई काम नहीं होता, ये सिस्टम सॉफ्टवेयर के अंदर आता है। एप्लीकेशन सॉफ्टवेयर की बात करेंगे तो अब जो कुछ भी हम इसके अलावा चाहते हैं, ठीक है, जैसे वर्ड प्रोसेसर हो गया, ग्राफिक सॉफ्टवेयर हो गया, प्रेजेंटेशन सॉफ्टवेयर हो गया, अकाउंटिंग पैकेज हो गया, वेब ब्राउजर, गेम्स, स्प्रेडशीट, ये सारे हमारे क्या हो जाएगा, जैसे एमएस ऑफिस और क्या बोलते हैं उसको, लाल लाल जो रेड रेड रहता है, क्या बोलते हैं, जो बोलते हैं उसको भूल गया मैं, हाँ पावर पॉइंट, है ना। ये सारे क्या होते हैं, एप्लीकेशन सॉफ्टवेयर होते हैं। कुल मिला के ऐसे समझो, सिस्टम सॉफ्टवेयर का मतलब ये है कि जब तक सिस्टम सॉफ्टवेयर तुम्हारे लैपटॉप, कंप्यूटर या मोबाइल में नहीं है, तुम्हारा लैपटॉप, कंप्यूटर काम नहीं करेगा। सिस्टम सॉफ्टवेयर डलने के बाद ही तुम्हारा कंप्यूटर, लैपटॉप काम करने लग जाएगा, तुमको स्क्रीन दिखने लग जाएगी। अब एप्लीकेशन सॉफ्टवेयर क्या होते हैं, अब हमें जो कुछ भी अलग से चीजें चाहिए वो एप्लीकेशन सॉफ्टवेयर में आ जाता है। यूटिलिटी सॉफ्टवेयर क्या होता है, यूटिलिटी का मतलब है कि वायरस वगैरह तुम्हारे फोन में, तुम्हारे कंप्यूटर में, लैपटॉप में ना आए, उसके लिए यूटिलिटी सॉफ्टवेयर का उपयोग होता है। जैसे एंटीवायरस वगैरह, है ना, पढ़ते हैं, गूगल ड्राइव, डिगबग, ये सारी चीजें, डिस्क फॉर्मेटिंग, डिस्क क्लीनर, ये सारी चीजें, ये क्यों काम आते हैं, ताकि हमारा कंप्यूटर सुरक्षित रहे। अच्छा, बग आता है। बग क्या होता है, बग प्रोग्राम या कोडिंग में होने वाली त्रुटि को बग कहते हैं। डीबग क्या होता है, प्रोग्राम में होने वाली इस त्रुटि को ढूंढकर उसे दूर करने की प्रक्रिया को डीबग कहा जाता है। तो मेरे हिसाब से यहाँ तक चीजें मेरे भाई तुमको बहुत अच्छे से क्लियर हुई होंगी, है ना। अब थोड़ा सा हम आगे बढ़ चलते हैं। अब हम बात करेंगे सूचना तकनीकी कंप्यूटर के प्रकार की, है ना। अब हम बात करेंगे इसकी कंप्यूटर के प्रकार की। कंप्यूटर के कितने प्रकार होते हैं, तो बहुत सारे प्रकार होते हैं, है ना। पहले तो हम कार्य के आधार पे बात करेंगे कि कार्य के आधार पे कंप्यूटर कितने प्रकार के होते हैं। तो पहला एक एनालॉग कंप्यूटर होता है, दूसरा डिजिटल कंप्यूटर होता है, तीसरा हाइब्रिड कंप्यूटर होता है। अगर हम आकार की बात करेंगे तो फिर माइक्रो कंप्यूटर होता है, फिर मिनी कंप्यूटर होता है, फिर मेन फ्रेम कंप्यूटर होता है, और फिर एक आता है सुपर कंप्यूटर। एनालॉग कंप्यूटर की अगर हम बात करें तो भौतिक इकाइयों में, जैसे तापमान, दाब, लंबाई आदि को मापने वाले डिवाइस है, ठीक है। एनालॉग कंप्यूटर कौन है, जैसे ताप, दाब, लंबाई आदि को मापने वाले डिवाइस, ये हमारा एनालॉग कंप्यूटर कहलाती है। जैसे साधारण घड़ी, थर्मामीटर, बैरोमीटर, ये एनालॉग कंप्यूटर में आते हैं। एनालॉग कंप्यूटर में कौन सा आएगा, थर्मामीटर, बैरोमीटर और साधारण घड़ी, ये सारे हमारे एनालॉग कंप्यूटर के अंदर अंतर्गत आते हैं। डिजिटल कंप्यूटर में कौन कौन सा आएगा, तो बाइनरी सिस्टम पर कार्य करने वाले कंप्यूटर,
ये सारे हमारे डिजिटल कंप्यूटर में आए हैं, जैसे आधुनिक जो पीसी है ना, लैपटॉप वगैरह, स्मार्टफोन, स्मार्ट वॉच, ये सारी चीजें। हाइब्रिड कंप्यूटर की बात करें जिसमें डिजिटल और एनालॉग दोनों के गुण हो, मतलब डिजिटल और एनालॉग कंप्यूटर दोनों को मिला के हमारा हाइब्रिड कंप्यूटर बनता है। ठीक है, जैसे अगर हम स्पीडोमीटर की बात करेंगे तो वो ईसीजी मशीन वगैरह ये हाइब्रिड कंप्यूटर के अंतर्गत आते हैं। आकार के आधार पे बात करें, साइज के आधार पे, तो पहला हमारा होता है एक माइक्रो कंप्यूटर। माइक्रो कंप्यूटर अत्यंत छोटे होते हैं, पोर्टेबल होते हैं। इनका विकास की अगर हम बात करें 1970 के दशक में हुआ था, माइक्रो प्रोसेसर के आने से हुआ था। माइक्रो कंप्यूटर में कौन कौन से आते हैं? लैपटॉप आते हैं, पॉमटॉप आता है, टैबलेट आता है। ठीक है, आगे हम बात करेंगे मिनी कंप्यूटर की। आकार में माइक्रो कंप्यूटर के बराबर, एक से अधिक प्रोसेसर युक्त बड़े ऑफिसों में होता है, जैसे HP 9000, है ना, RISC 6000। फिर आता है मेन फ्रेम कंप्यूटर, भारी मात्रा में डाटा प्रोसेसिंग के लिए बैंक, रेलवे, आरक्षण केंद्रों, अनुसंधान आदि में ये हमारा मेन फ्रेम कंप्यूटर का इस्तेमाल होता है। इसको ध्यान रखना, मेन फ्रेम वाला। देखो मेन फ्रेम मेन 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 ही है, तो मेन मेन जगह इसका इस्तेमाल होता है, जैसे बैंक में, रेलवे में, या अनुसंधान में, जहां पे मतलब डाटा को ज्यादा प्रोसेस करना है, भारी मात्रा में डाटा प्रोसेसिंग करनी है, वहां पे मेन फ्रेम कंप्यूटर का इस्तेमाल होता है। सुपर कंप्यूटर की हम बात करेंगे मेरे भाई, तो सुपर कंप्यूटर जो है वो सर्वाधिक शक्तिशाली एवं महंगे कंप्यूटर में आता है। भारत का पहला सुपर कंप्यूटर कौन सा है? परम, इसको ध्यान रखना। भारत का पहला सुपर कंप्यूटर कौन सा है? परम। आगे वैसे आएगा ये। हाँ, यहाँ पे कभी कभी पूछ लेता है कि भाई कंप्यूटर की गति जो है किस में मापी जाती है, तो हर्ट्ज में मापी जाती है, जबकि सुपर कंप्यूटर की गति पेटाफ्लॉप इसमें मापी जाती है। इसको भी ध्यान रखना, कंप्यूटर सुपर कंप्यूटर की गति को पेटाफ्लॉप्स में मापा जाता है। चलो आगे बढ़ते हैं भाई, आगे बढ़ते हैं। इसको देखो आज खत्म करना है ना, एक ही वीडियो में पूरी तरीके से खत्म होगा, एक ही वीडियो में पूरी तरीके से इसको खत्म करने वाले हैं हम। कंप्यूटर की भाषा की बात करेंगे, तो कंप्यूटर एक मशीनी भाषा होती है, एक असेंबली भाषा होती है, और एक उच्च स्तरीय भाषा होती है। कंप्यूटर तीन भाषाओं को ही जानता है बस। पहला कौन सा? मशीनी भाषा, दूसरा असेंबली भाषा, और तीसरा उच्च स्तरीय भाषा। अगर हम मशीनी भाषा की बात करेंगे तो यह कंप्यूटर की मूल भाषा होती है, मतलब कंप्यूटर की शुरुआत ही इसी भाषा में हुई थी, जो केवल 0 और 1 के रूप में लिखी जाती है। इसको केवल 0 और 1 के रूप में लिख सकते हैं। कंप्यूटर इसे बिना किसी अनुवादक के सीधे समझ लेता है। कंप्यूटर को समझने में कोई दिक्कत प्रॉब्लम नहीं होती, बहुत आसानी से वो इन भाषा को समझ सकता है, मशीनी भाषा को। दूसरा, हम असेंबली भाषा की अगर बात करें, इसे लो लेवल लैंग्वेज भी कहा जाता है। क्या कहा जाता है भाई? लो लेवल लैंग्वेज। इसमें बाइनरी के स्थान पर विशेष निमोनिक कोइस कोड्स होते हैं, है ना, निमोनिक कोड्स होते हैं, का प्रयोग किया जाता है, जैसे जोड़ के लिए ऐड, नाम बदलने के लिए रेन। इससे मशीनी भाषा में बदलने के लिए असेंबलर का उपयोग किया जाता है। अब देखो असेंबली भाषा लो लेवल लैंग्वेज होती है ना, और निमोनिक कोड्स का प्रयोग किया जाता है इसमें। और ये क्या मशीनी भाषा में बदलने के लिए असेंबलर का उपयोग करते हैं। तो ये सोर्स प्रोग्राम है, असेंबली है, असेंबलर, और ये मशीन लैंग्वेज ऑब्जेक्ट कोड के रूप में हमको दिखाई देने लग जाता है। फिर तीसरे नंबर पे उच्च स्तरीय भाषा की हम बात करेंगे, HLL, हाई लेवल लैंग्वेज। इसमें तीसरी पीढ़ी की भाषा भी कहा जाता है, इसे तीसरी पीढ़ी की भाषा कहा जाता है। इसे आसानी से समझा और प्रोग्रामिंग में उपयोग किया जाता है। इसे मशीनी भाषा में बदलने के लिए कंपाइलर, इंटरप्रेटर की आवश्यकता होती है। HLL कंप्यूटर की आंतरिक संरचना पर कोई प्रभाव नहीं पड़ता है। अगर हम प्रमुख उच्च स्तरीय भाषा HLL की बात करें तो सबसे पहले फोर्ट्रैन आता है। विकास 1957 जॉन बेकस द्वारा किया गया। यह दुनिया की पहली उच्च स्तरीय भाषा है जिसका प्रयोग बेंजामिन एवं गणितीय वैज्ञानिक एवं गणितीय सूत्रों को हल करने के लिए किया जाता है। फोर्ट्रैन समझो कि दुनिया की पहली उच्च स्तरीय भाषा है फोर्ट्रैन। फिर हम आते हैं बेसिक।
बिगनर ऑल पर्पज सिंबॉलिक इंस्ट्रक्शन कोड विकास 1964 में होता है इसका। जॉन के मैनी द्वारा इसे अन्य भाषाओं को सीखने के लिए निक्स का पत्थर कहा जाता है। ठीक है, फिर आता है तुम्हारा कोमल। ठीक है, मध्यम स्तर के छात्रों के शिक्षण हेतु प्रयुक्त होता है। फिर आता है प्रोलॉग, विकास 1973 में फ्रांस में हुआ था। इसका उपयोग कृत्रिम बुद्धिमत्ता एआई तथा तार्किक कार्यों में होता है। ये ध्यान रखना, प्रोलॉग, इसको ध्यान रखना है तुम्हें। फिर आता है सी प्लस प्लस, बैंक लेबोरेटरीज में डेनिस रिची द्वारा विकसित किया गया। यह अंग्रेजी भाषा से बहुत मिलती जुलती लोकप्रिय प्रोग्रामिंग भाषा है, सी प्लस प्लस। फिर आते हैं पास्कल, विकास 1971 में स्विट्जरलैंड के निकोलस विच द्वारा। इसका मुख्य उद्देश्य प्रोग्राम को सिस्टमैटिक ट्रेनिंग देना है। ठीक है, कोबोल आते हैं। कोबोल क्या है? कॉमन बिजनेस ओरिएंटेड लैंग्वेज, व्यावसायिक कार्यों के लिए विशेष प्रयुक्त होता है। अन्य भाषा जावा, लोग, एल्गोल, ये सारी चीजें हैं, है ना। तो यहाँ तक मेरे हिसाब से तुमको सारी चीजें क्लियरली समझ में आ गई होंगी। अच्छा, यहाँ पे तुमको नहीं दिख रहा था, कोई बात नहीं, अब दिख जाएगा तुम्हें भाई। अब देखो तुम्हें दिख रहा होगा। वैसे ये पीडीएफ दे दूंगा तो आराम से इसमें तुम पढ़ सकते हो, कोई दिक्कत नहीं होगी तुम्हें, है ना। अब हम आ जाते हैं माइक्रोसॉफ्ट ऑफिस पे। माइक्रोसॉफ्ट कंपनी की स्थापना बिल गेट्स द्वारा की गई। बहुत अच्छे से तुम जानते हो बिल गेट्स भैया को, कभी किसी टाइम ये दुनिया के नंबर 1 रिचेस्ट मैन में रहे। एमएस ऑफिस एक अत्यंत लोकप्रिय एप्लीकेशन सॉफ्टवेयर पैकेज है। इसके प्रमुख घटक निम्नलिखित हैं। पहला एमएस वर्ड हो गया, एमएस पावर पॉइंट हो गया, एमएस एक्सेल हो गया। ये 3 चीजें जो है मेन। ठीक है, एमएस वर्ड की अगर हम बात करेंगे, इसका उपयोग विभिन्न प्रकार के दस्तावेज जैसे पत्र लेखन, लेटर, बायोडाटा आदि तैयार करने में होता है। इसका एक्सटेंशन डॉट डीओसी डॉट डीओसीएक्स से होता है। इसको ध्यान रखेंगे लास्ट में। अगर तुम माइक्रोसॉफ्ट ऑफिस में बना रहे हो कोई भी तुम फाइल या कोई भी पीडीएफ, तो उसमें डॉट डीओसी लिखा रहेगा, तो समझ जाना है एमएस वर्ड का है। एमएस पावर पॉइंट, इसके माध्यम से विभिन्न स्लाइडों वाले प्रेजेंटेशन तैयार किए जाते हैं। इसका एक्सटेंशन डॉट पीपीटी या डॉट पीपीटीएक्स होता है। ठीक है, एमएस एक्सेल की बात करेंगे, इसका उपयोग डेटा रिकॉर्ड रखने और जटिल गणितीय गणनाओं के लिए स्प्रेडशीट तथा वर्कशीट बनाने में होता है। एक्सेल में किसी भी फॉर्मूले का प्रयोग करने से पहले मुख्य रूप से इक्वल का चिन्ह लगाया जाता है। पूरा पेज वर्कशीट कहलाता है तथा कई वर्कशीट मिलकर वर्कबुक बनाती हैं। पेज ग्रिड लाइनों में विभाजित होता है, जहां रो और कॉलम के कटान बिंदु सेल कहलाते हैं। इसका एक्सटेंशन डॉट एक्सएलएस डॉट एक्सएलएक्स होता है। यहाँ से ये ध्यान रखना, ठीक है, ये तुम्हारा क्या हो जाएगा, एक्सेल का हो जाएगा। और यहाँ पे पीपीटीएक्स किस्सा पावर पॉइंट का हो जाएगा, लिखा भी है पावर पॉइंट। और अगर डीओसी लिखा हुआ है तो समझ जाओगे क्या है, एमएस वर्ड है। ठीक है, महत्वपूर्ण फाइल एक्सटेंशन की बात करें तो यहाँ पे देखो लिखा हुआ है डीओसी। डीओसी दस्तावेज या फाइल की बात हो रही है। पीपीटी पावर पॉइंट फाइल है। एक्सएलएक्स एक्सेल की बात हो रही है ना। टीएक्सटी प्लेन टेक्स्ट फाइल है। एमपी4 वीडियो फाइल है। जेपीजी इमेज फाइल है। जिप कंप्रेस्ड फाइल होती है। महत्वपूर्ण संक्षिप्त शब्द हैं कुछ जो हर एक एग्जाम में बहुत ज्यादा पूछे जाते हैं। हर एक एग्जाम की बात करूंगा तो यहाँ से बहुत ज्यादा क्वेश्चन तुम्हारे पूछे गए हैं। जैसे एक तो अर्पानेट, ये यूएसए की कंपनी है, पहली कंपनी है जिसने इंटरनेट बनाया था, अर्पानेट। ठीक है, इसका क्या है, इसका मतलब क्या होता है, एस फॉर एडवांस, आर फॉर रिसर्च, पी फॉर प्रोजेक्ट, ए फॉर एजेंसी, एन फॉर नेटवर्क। ठीक है, और ए एस सी आई आई, ये मेरे हिसाब से सब कुछ लिखा हुआ है हाई यहाँ पे, तो तुम पढ़ लेना इसको खुद ही, मैं पीडीएफ दे दूंगा। अभी मेरे बताने से कुछ होगा नहीं यहाँ पे, है ना। तो तुम इसको अपने से पढ़ लो तो ज़्यादा ठीक है। यहाँ पे जैसे देखोगे कुछ शॉर्ट कीज हैं, जैसे कंट्रोल प्लस ए क्या होता है, ऑल हो जाता है। कंट्रोल प्लस सी कॉपी हो जाता है। कंट्रोल प्लस एफ फाइंड हो जाता है। कंट्रोल प्लस एन न्यू फाइल हो जाएगा। कंट्रोल प्लस पी क्या हो जाएगा, प्रिंट। कंट्रोल प्लस वी पेस्ट हो जाएगा, है ना। तो ये सारी चीजें तुमको दिया हुआ है यहाँ पे। ये दोनों ध्यान रखना, कंट्रोल प्लस एक्स और कंट्रोल प्लस जेड। एक रेडो का होता है कंट्रोल प्लस एक्स, है ना, कट का है कंट्रोल प्लस एक्स, इसको ध्यान रखना।
और कंट्रोल प्लस जेड अंडों का होता है, इसको ध्यान रखना है। अब हम बात करेंगे भाई नेटवर्क एवं संचार की। किसकी बात कर रहे हैं? नेटवर्क और संचार की बात करेंगे। नेटवर्किंग होता क्या है? तो दो या दो से अधिक कंप्यूटर के बीच डेटा और सूचनाओं के आदान प्रदान की प्रक्रिया नेटवर्किंग कहलाती है। मान लो दो कंप्यूटर हैं और दोनों के बीच अगर डेटा का आदान प्रदान हो रहा है तो वो नेटवर्किंग होता है ना। सर्वर की अगर हम बात करेंगे तो वह मुख्य कंप्यूटर को अन्य जुड़े हुए कंप्यूटर के नेटवर्क और सेवाएं प्रदान करता है। सर्वर का काम क्या होता है? मुख्य कंप्यूटर जो अन्य सभी जुड़े हुए कंप्यूटर को नेटवर्क सेवाएं प्रदान करता है, उसे हम सर्वर कहते हैं। देखो, कोई भी बैंक होता है तो उस बैंक का एक मेन कंप्यूटर होता है जो सर्वर का काम करता है, उसी से फिर सारे ब्रांच के कंप्यूटर जुड़े होते हैं। तो कभी बैंक वाला अगर बोले कि सर्वर डाउन है तो इसका मतलब ये नहीं है कि नेटवर्क चला गया। सर्वर डाउन होने का मतलब है कि जो मेन उनका कंप्यूटर है जिससे सारे कंप्यूटर जुड़े हुए हैं वो सही से काम नहीं कर रहा है। फिर होता है नोड्स, है ना। नोड्स क्या है? नोड्स होते हैं सर्वर से जुड़े हुए अन्य अंतिम कंप्यूटर बिंदुओं को नोड कहा जाता है। ठीक है, सर्वर से मान लो सर्वर एक कंप्यूटर से जुड़े सारे जो छोटे छोटे कंप्यूटर हैं उनको नोड कहा जाता है। संचार के तरीके, संचार के तरीके, टाइप ऑफ कम्युनिकेशन, सिंपल मेथड। सिंपल मेथड क्या है कि इसमें डेटा केवल एक ही दिशा में ट्रांसफर हो सकता है। ठीक है, मतलब कुल मिला के अगर हम भेजना चाह रहे हैं सिंपल मेथड में, अगर हम किसी पीडीएफ को किसी के पास भेजना चाह रहे हैं तो हम ही भेज सकते हैं, उल्टा वो नहीं भेजेगा हमको, है ना। जैसे कोई कंपनी है अगर हमको मैसेज भेजती है तो उसमें ये ऑप्शन नहीं रहता कि हम उसको मैसेज भेज सकें। तो ये सिंपल मेथड होता है। क्या होता है? ये सिंपल मेथड होता है संचार के तरीके का। इसमें डाटा केवल एक ही दिशा में ट्रांसफर हो सकता है। प्रत्युत्तर रिप्लेस संभव नहीं होता, तुम इसका जवाब नहीं दे पाओगे। जैसे रेडियो, रेडियो में तुम ही सुनोगे, तुम उसका जवाब नहीं दे सकते हो। टीवी की बात करेंगे तो टीवी तुम देखोगे, अब उसका जवाब थोड़ी दोगे, है ना। कि रेडियो में सुन रहा है मोदी जी कुछ बोल रहा है, तुमको बुरा लग गया, गाली देने लग गया, तो अब मोदी जी तक तुम्हारी आवाज थोड़ी जाएगी। बात समझेगी नहीं यार। दूसरे नंबर पे बात करेंगे हाफ डुप्लेक्स मेथड। इसमें दोनों दिशाओं में संचार संभव है, दोनों दिशाओं में संचार संभव हो जाता है। डुप्लेक्स मेथड, है ना। तुम भी बोलो हम भी बोलें, तुम भी गाली दो हम भी गाली दें, ऐसा वाला। परंतु एक समय में केवल एक ही दिशा से डाटा भेजा जा सकता है। एक समय में एक ही तरफ से बोलोगे, जब कोई और बोल रहा है तब तुम नहीं बोल सकते हो, जब वो बंद कर देगा एन आउट तब तुम बोलोगे, फिर तुम ओवर आउट एन आउट बोलोगे तो फिर वो बोलेगा। जैसे वाकी टाकी की अगर तुम बात करोगे, है ना, वाकी टाकी जो होता है ये तुम्हारा होता है हाफ डुप्लेक्स मेथड। इसमें उत्तर प्रत्युत्तर दे सकते हो। फुल डुप्लेक्स मेथड आता है। फुल डुप्लेक्स का मतलब इसमें एक ही समय में दोनों दिशाओं से एक साथ डेटा का आदान प्रदान और बातचीत संभव है। इसका उदाहरण क्या हो जाएगा? मोबाइल फोन हो जाएगा। हाफ डुप्लेक्स में वॉकी टाकी आता है, फुल डुप्लेक्स में मोबाइल आता है, सिंपल मेथड में क्या आ जाएगा? रेडियो और टेलीविजन। इसको ध्यान रखेंगे, यहाँ से भी क्वेश्चन कई बार पूछ लिए जाते हैं। नेटवर्क के प्रकार की बात करेंगे तो नेटवर्क कई सारे होते हैं। जैसे एक पैन होता है PAN, दूसरा LAN, तीसरे MAN और चौथा WAN। पैन का मतलब होता है पर्सनल एरिया नेटवर्क, तुम्हारे खुद के यूज के लिए। लगभग इसकी स्ट्रेंथ जो होती है वो 10 से लेके 100 मीटर तक होती है। व्यक्तिगत उपयोग के लिए आदमी करता है, जैसे ब्लूटूथ, है ना। ये पैन पर्सनल एरिया नेटवर्क। LAN लोकल एरिया नेटवर्क, लगभग 10 किलोमीटर तक के क्षेत्र जैसे स्कूल, अस्पताल या किसी संस्थान का नेटवर्क, जैसे वाईफाई। वाईफाई तुम्हारा लॉन होता है, जैसे पूरे स्कूल में वाईफाई लग गया, है ना। तो ये लोकल एरिया नेटवर्क है, एक पर्टिकुलर जगह पे लगा हुआ है। फिर आता है मान। ठीक है, मान का मतलब होता है मेट्रोपॉलिटन एरिया नेटवर्क। क्या होता है भाई? मेट्रोपॉलिटन एरिया नेटवर्क, मान। ठीक, लगभग 100 किलोमीटर की सीमा तक पूरे शहर को जोड़ने वाला नेटवर्क होता है ये मान। पूरे शहर को तुम्हारे जोड़ देगा एक नेटवर्क से। फिर होता है वान, वाइड एरिया नेटवर्क, भौगोलिक सीमाओं से परे।
पूरे विश्व को जोड़ने वाला विशाल नेटवर्क, इसका सर्वश्रेष्ठ उदाहरण इंटरनेट। इंटरनेट तुम्हारा वन पे आता है, वाइड एरिया नेटवर्क। बात समझे कि नहीं? तो मेरे हिसाब से नेटवर्क के प्रकार भी तुमको समझ में आ गए होंगे। आगे बढ़ चलते हैं मेरे भाई, और आगे हम बात करेंगे अब इंटरनेट एवं ईमेल की। इंटरनेट और ईमेल की बात करते हैं। इंटरनेट का सबसे पहले हम इतिहास देखते हैं, हिस्ट्री क्या है इंटरनेट की। तो अगर हम बात करें 1962 की, तो सबसे पहले जेसी लिंक लिंडर, ठीक है, जेसी लिंक लिंडर, इन्होंने क्या किया, इंटरनेट की स्थापना कर दी। कब हुआ? 1962 में, सन 62 में। इसको देखना, ध्यान रखना, इंटरनेट कब बना सबसे पहले, तो 1962, 1962 में इंटरनेट हमारा बनता है। फिर 1969 की बात करेंगे, अमेरिकी रक्षा विभाग, जिसको अर्पानेट बोलते हैं, के रूप में इसका पहला व्यक्तिगत प्रायोजिक उपयोग किया गया। नेट का सबसे पहला इस्तेमाल जो है वो अमेरिकी रक्षा विभाग अर्पानेट के द्वारा किया गया व्यक्तिगत रूप से। फिर हम आगे बढ़े तो फिर आया 1990 का दशक, उसमें आता है टिम बर्नर्स-ली। उन्होंने डब्ल्यू वर्ल्ड वाइड वेब का आविष्कार किया 1990 में। ठीक है, अभी देखो ये नहीं, पहले तो ये पूछा जाता था कि डब्ल्यू का आविष्कार किसने किया, ये पूछ लेते थे। फिर पूछा कभी कि डब्ल्यू का फुल फॉर्म क्या होता है। अभी पूछ लेता है कि वर्ल्ड वाइड वेब का आविष्कार टिम बर्नर्स-ली ने कब की, तो 1990 के दशक में उन्होंने किया। भारत में इंटरनेट की का आगमन पहली बार 15 अगस्त 1995 में हुआ। ध्यान रखना, 1995, 15 अगस्त, ये ध्यान रखना। और कंपनी कौन सी थी? वो VSNL थी, BSNL नहीं है, VSNL है। ठीक है, वी फॉर विदेश, विदेश, विदेश संचार संचार निगम लिमिटेड, ये कंपनी है जो भारत में पहली बार इंटरनेट की सुविधा प्रोवाइड की थी। कब? 15 अगस्त 1995 को। विश्व का पहला ग्राफिकल वेब ब्राउजर मोज़ैक है, जो 1993 में आया। कब आया? 1993 में। महत्वपूर्ण इंटरनेट शब्दावली की अगर हम बात करें, महत्वपूर्ण इंटरनेट शब्दावली की बात करें तो वेब ब्राउजर होता है, सर्च इंजन होता है, वेबसाइट होता है, यूआरएल होता है, डोमेन नेम, आईपी एड्रेस। यहाँ से बहुत सारे क्वेश्चन बन जाते हैं। वेब ब्राउजर की अगर हम बात करेंगे, वह एप्लीकेशन जो सॉफ्टवेयर जिसके माध्यम से किसी भी वेबसाइट को खोला जाता है ना, एप्लीकेशन सॉफ्टवेयर जिसके माध्यम से किसी वेबसाइट को खोला जाएगा, वो हमारा वेब ब्राउजर होता है। जैसे गूगल क्रोम एक वेब ब्राउजर है, मोजिला फायरफॉक्स मेरे मोबाइल में है ही, ठीक है, ये जो खुला हुआ है तुम्हारा, ये मोजिला फायरफॉक्स में ही खुला हुआ है। यूसी ब्राउजर, ये सारे क्या है? वेब ब्राउजर होते हैं। सर्च इंजन में क्या आ जाएगा? गूगल आ जाता है, याहू आ जाता है, बिंग हो जाता है। ठीक है, वेबसाइट की अगर हम बात करेंगे तो विभिन्न पेजों के समूह को वेबसाइट कहते हैं। बहुत सारे पेज जो है इकट्ठे कहीं पे मिल जाए तो वो तुम्हारी वेबसाइट बन जाती है। किसी भी वेबसाइट का पहला पेज होम पेज होता है, ये पूछा जाने वाला सवाल है। किसी भी वेबसाइट का पहला पेज क्या कहलाता है? तो वो होम पेज होता है, इसका भी ध्यान रखें। यूआरएल की बात करेंगे, यूनिफॉर्म रिसोर्स लोकेटर। यूआरएल का मतलब है किसी भी वेबसाइट के पूर्ण एड्रेस को यूआरएल कहते हैं। देखो, यूआरएल ऐसे समझो कि अगर मैंने यूआरएल दे दिया, मतलब कुल मिला के देखो, होता क्या है कि हम किसी प्रदेश में रहते हैं, किसी प्रदेश के किसी जिले में रहते हैं, किसी जिले के किसी गांव में रहते हैं, और किसी गांव के किसी पर्टिकुलर घर में रहते हैं। ठीक है, अगर मुझे यूआरएल देना है तो मैं तुम्हारे घर का दूंगा। ठीक है, अगर मैं तुम्हारे घर का एड्रेस दे दूं तो वो यूआरएल है। ठीक है, पूरा का पूरा एड्रेस बता दिया कि भाई अगर तुम यूपी जाओगे, यूपी का एक कौशाम्बी जिला है, कौशाम्बी जिले के एक चंदूपुर गांव में नीम के पेड़ के नीचे कुलदीप शुक्ला जी का मकान है। तो मैंने ये यूआरएल दे दिया, यूनिफॉर्म रिसोर्स लोकेटर, मतलब पूरा का पूरा मैंने एड्रेस ही दे दिया है। ठीक है, इसको यूआरएल बोलते हैं। जैसे http www. ये देखो org.com। ठीक है, बोलो।
अगर हम डोमेन नेम की बात करेंगे, तो वेबसाइट के अंत में लगा कोड उसके डोमेन नेम को दर्शाता है। जैसे लास्ट में देखोगे लगा रहेगा ORG, मतलब ORG का मतलब ऑर्गेनाइजेशन से है। .com कमर्शियल से है, मतलब व्यावसायिक है। .in इंडिया के लिए है ना, ऐसे होता है कि www. website.in या www.kuldeepshukla.in, मतलब इंडिया के अंदर की बात हो रही .in। .edu का मतलब एजुकेशनल है। .mil का मिलिट्री है। .nic का मतलब गवर्नमेंट ऑफ इंडिया है। ठीक है, तो यहाँ ध्यान रखेंगे। अब हम आईपी एड्रेस की बात करते हैं। अब हम क्या बात करेंगे भाई, आईपी एड्रेस की बात करेंगे। आईपी एड्रेस एक्चुअल में होता क्या है, तो इंटरनेट से जुड़े प्रत्येक कंप्यूटर का एक यूनिक कोड होता है। इंटरनेट से जुड़े प्रत्येक कंप्यूटर डिवाइस की पहचान के लिए दिया जाने वाला यूनिक कोड आईपी कोड कहलाता है, आईपी एड्रेस कहलाता है। आईपी एड्रेस तुम्हारा दो प्रकार का होता है, एक होता है IPv4 और एक होता है IPv6। IPv4 की बात करेंगे तो 32 बिट का होता है, जो 4 भागों में डिवाइड होता है। 4, 1 भाग, 2 भाग, 3 भाग और 4 भाग। तो अगर 4 भाग है तो क्या बोलेंगे इसको, IPv4 बोलेंगे। 4 भागों में डिवाइड होता है और इसमें जो नंबर्स होंगे वो 0 से 255 के बीच ही होंगे, उससे ज्यादा नहीं होंगे, है ना। और डॉट्स द्वारा अलग होता है, और सारे डॉट दे देखो, डॉट डॉट इससे अलग होता है। 32, 256, 146। तो यहाँ पे देख सकते हो कि अगर 4 है, 1 2 3 4, 4 है तो ये IPv4 होगा। और अगर यहीं पे 6 होते हैं तो फिर क्या हो जाता है, IPv6 हो जाता है। ये 128 बिट का होता है, जो 8 भागों में कॉलन द्वारा अलग होता है। अच्छा, यहाँ पे जो डॉट द्वारा अलग है ना, ये 8 भाग होते हैं। यहाँ पे कितने, 4 भाग हैं, इसका जस्ट दोगुना मतलब 8 भाग हो जाएंगे। और कॉलन मतलब डबल डॉट द्वारा ये अलग होते हैं, इसको ध्यान रखेंगे। हाँ, आगे बढ़ चलते हैं भाई। आगे बढ़ेंगे, टेलनेट की बात करेंगे। अन्य सेवाएं, टेलनेट एक स्थान से बैठकर सुदूर दूसरे स्थान पर कंप्यूटर पर कार्य करना, ये हमारा टेलनेट होता है। ध्यान रखना, अगर मान लो तुम यहाँ बैठे हो और तुम्हारा लैपटॉप खराब हो गया, कुछ प्रॉब्लम आ गई, तो कोई दूर बैठ के तुम्हारे लैपटॉप को लॉगिन करेगा और उस पे सारा कुछ काम करे को ठीक कर देता है। फिर आगे बात करेंगे, यूज नेट की बात करेंगे। एक समूह के माध्यम से सभी लोगों तक एक साथ सूचना पहुंचा देने की प्रणाली है। यूज नेट का मतलब है एक क्लिक में कोई एक सूचना है जिसको बहुत सारे लोगों तक फैला दिया है ना, तो यूज नेट का इस्तेमाल होता है उससे। अब जैसे मैं ये PDF तुमको देना चाह रहा हूँ, तो ऐसा करूंगा कि एक क्लिक में सारे लोगों के पास पहुंच जाए, मुझे एक एक करके सभी लोगों के पास भेजना ना पड़े, तो इसका यूज नेट का इस्तेमाल करते हैं। फिर हम ई कॉमर्स की बात करेंगे, इंटरनेट के माध्यम से ऑनलाइन व्यापार। अभी का टाइम ई कॉमर्स का, जैसे फ्लिपकार्ट हो गया, मिंत्रा हो गया, अमेजोन हो गया, है ना, ये सारे क्या ई कॉमर्स हैं। ठीक है, B2B होता है, C2C होता है, B2C होता है ना। बिजनेस टू बिजनेस होता है, बिजनेस टू द कस्टमर होता है, और कस्टमर टू कस्टमर होता है। डाउनलोडिंग होता है, अपलोडिंग होता है। कुकी के बारे में देख लो, बाकी तो जानते ही हो तुम। वेबसाइट द्वारा यूजर की सर्च हिस्ट्री और प्राथमिकता को याद रखने हेतु प्रयुक्त लघु डेटा फाइल है, कुकीज होती है। अब हम बात करेंगे भाई ईमेल की। ईमेल की बात करते हैं मेरे भाई। ईमेल की बात करेंगे तो 1971 की बात है। कब की बात है, 1971 की। रेट्रोमलिंसन द्वारा ईमेल का आविष्कार किया गया, जिन्हें फादर ऑफ द ईमेल कहा जाता है। इसको ध्यान रखना, 1971, रेट्रोमलिंसन। ठीक है, इनको ध्यान रखना, ईमेल का आविष्कार किया था। विश्व की पहली फ्री ईमेल सेवा हॉटमेल, जिसको एक भारतीय सबीर भाटिया ने जन्म दिया था, या इसके जन्मदाता है हॉटमेल के। कभी कभी पूछ लेता है हॉटमेल के जन्मदाता कौन है, तो भाई सबीर भाटिया हैं, भारतीय हैं। ईमेल आईडी के देखो दो मुख्य घटक होते हैं। एक तो शुरुआत में तुम्हारा यूजर नेम दिया होगा, है ना, फिर @ होगा, फिर ये डोमेन नेम .com होता है। ठीक है, जैसे होता है शुक्ला कुलदीप 144 @gmail.com, है ना। तो डोमेन नेम जो है वो gmail.com है, इसका डोमेन नेम। तो मेरे हिसाब से यहाँ तक तुमको सारी चीजें समझ में आई। ठीक है, सारी चीजें अगर समझ में आ गई हैं तो फिर हम आगे बढ़ते हैं। देखो ये फिर से वही चीजें हैं, तो इसको थोड़ा स्किप करेंगे, आगे बढ़ेंगे। ईमेल के भाग की बात करेंगे, तो ईमेल में ईमेल का मुख्य विषय जो है वो सब्जेक्ट होता है। ठीक,
फिर सीसी का मतलब होता है एक साथ कई व्यक्तियों को समान मैसेज भेजना जिससे सभी एक दूसरे की ईमेल आईडी देख सकते हैं। ठीक। बीसीसी ब्लाइंड कार्बन कॉपी एक साथ कई लोगों को गुप्त रूप से मैसेज भेजना है जिससे प्राप्तकर्ता अन्य लोगों को ईमेल आईडी नहीं देख सकता। फाइल अटैचमेंट ईमेल के साथ कोई फाइल भेजनी है तो फाइल अटैचमेंट में वहां जैसे पीडीएफ हो गया, इमेज वगैरह। जंक मेल या स्पैम अवांछित विज्ञापन, अनचाहे व्यक्ति कंपनी द्वारा भेजे गए संदेश, ठीक है, जिसका कोई मतलब नहीं है लेकिन उसने भेज दिया तो वो हमारे जंक पे आएंगे या स्पैम में आएंगे। ठीक है, यहाँ पे देख सकते हो कि टू जिसके पास भेजना है, सीसी और कई लोगों के साथ भेजना है लेकिन सब ये देख लेंगे इसका वो मतलब ईमेल आईडी। बीसीसी का मतलब ईमेल आईडी कोई नहीं देख पाएगा लेकिन कई लोगों के पास पहुंच जाएगा। फ्रॉम जो भेज रहा है उसका, सब्जेक्ट का मतलब कोई फाइल है, कोई पीडीएफ है, वो अटैच कर दो यहाँ पे। ठीक। तो मेरे भाई यहाँ तक सारी चीजें क्लियर हो गई हैं। अब आते हैं हम स्मार्टफोन की बात करेंगे। स्मार्टफोन की अगर हम बात करें तो सबसे पहले स्मार्टफोन 3 अप्रैल 1973, कब? 3 अप्रैल 1973 को मोटोरोला कंपनी के मार्टिन कूपर द्वारा पहला मोबाइल फोन कॉल किया गया। पहला व्यावसायिक मोबाइल फोन 1983 में आया जिसका नाम था डायनेटिक्स 8000X था। इसको ध्यान रखना, मोटोरोला कंपनी पहला फोन बनाती है और पहले फोन से ही कॉल किया गया था। एक 3 अप्रैल 1973 को। पहला स्मार्टफोन की अगर हम बात करेंगे तो 1992 आईबीएम कंपनी द्वारा बनाया गया जिसका नाम सिमोन था, पर्सनल कम्युनिकेटर था। यह आधिकारिक तौर पर 1994 में बाजार में आया था। 2007 में फिर एप्पल कंपनी द्वारा पहला आईफोन ओएस लॉन्च किया गया। 2008 में पहला एंड्रॉयड स्मार्टफोन HTC जीवन के नाम से आया था। इतिहास में सबसे पहले ज्यादा बिकने वाले फोन नोकिया 1110 रहे हैं, तुम सभी जानते हो, है ना। अच्छा, स्मार्टफोन में मुख्य ऑपरेटिंग सिस्टम जो है, ओएस जो है, वो कौन कौन से? एंड्रॉयड की अगर हम बात करें तो गूगल द्वारा कपकेक, डोनट, ये सारे किटकैट आदि वर्णमाला क्रम में। सैमसंग ब्लैकबेरी ओएस, आईओएस, मैक ओएस एप्पल का है। मीगो नोकिया इंटेल के लिए। विंडो में माइक्रोसॉफ्ट, सिम्बियन, नोकिया, प्लामा ओएस। ये सारी चीजें ज्यादा इंपॉर्टेंट नहीं है यहाँ पे। तो आगे बढ़ते हैं हम डिजिटल शिक्षण ऐप एवं सामग्री की बात करेंगे। प्रमुख डिजिटल शिक्षण ऐप्स हैं, जैसे एक स्वयं है, इसको भी ध्यान रखना क्योंकि करंट में कई बार पूछ लेता है। तो 9 जुलाई 2017 को तत्कालीन राष्ट्रपति प्रणब मुखर्जी द्वारा लॉन्च किया गया। यह एमएचआरडी और माइक्रोसॉफ्ट द्वारा निर्मित है जिसका उद्देश्य अप्रशिक्षित अध्यापकों को ब्रिज कोर्स द्वारा प्रशिक्षित देना है। स्वयं मतलब कुल मिला के शिक्षकों के लिए है, जो शिक्षण कार्य से जुड़े हुए अध्यापकों के लिए। शगुन, ये भी एक ऐप आता है। 8 जून 2017 को मानव संसाधन विकास मंत्री प्रकाश जावड़ेकर द्वारा लॉन्च किया गया और इसका उद्देश्य सर्व शिक्षा अभियान के तहत प्राथमिक और उच्च प्राथमिक विद्यालयों की प्रगति रिपोर्ट की निगरानी करना था। शगुन। फिर आता है दीक्षा ऐप। 5 सितंबर 2017 को उपराष्ट्रपति वेंकैया नायडू द्वारा लॉन्च। इसका उद्देश्य अध्यापकों को रचनात्मक बनाना। इसका स्लोगन है हमारे टीचर हमारे हीरो। ठीक है, अब देखो ये सारे शिक्षा से संबंधित क्यों हैं? क्योंकि भाई पढ़ ही रहे हो तुम शिक्षा के लिए, है ना, आगे जाके टीचर ही तो बनोगे तुम। फिर आते हैं सुगम्य पुस्तकालय। इस पे आते हैं सुगम्य पुस्तकालय पे आते हैं। 24 अगस्त 2016 को सामाजिक न्याय अधिकारिता मंत्रालय द्वारा लॉन्च। इसका उद्देश्य दिव्यांग जनों को घर बैठे ऑनलाइन पुस्तकें उपलब्ध कराना है। सुगम्य पुस्तकालय। ई पाठशाला की हम बात करेंगे, 7 नवंबर 2015 की बात है। एनसीईआरटी द्वारा लॉन्च हुआ था। छात्रों को सभी कक्षा की एनसीईआरटी पुस्तक आसानी से उपलब्ध कराना इसका उद्देश्य था। ईसीएल बहुत इंपॉर्टेंट है। 14 फरवरी 2019 सीबीएसई बोर्ड द्वारा लॉन्च। परीक्षा केंद्रों पर पता लगाने और दूरी ज्ञात करने में सहायक था। ठीक, ये सारे वही हैं, ऐप्स हैं, तो इनका ध्यान रखना। आगे हम बात करेंगे शिक्षावाणी। शिक्षावाणी की अगर बात करें तो सीबीएसई बोर्ड द्वारा ये भी लॉन्च किया गया 2018-19 में।
छात्रों और अभिभावकों को महत्वपूर्ण शैक्षिक सूचनाएं प्रदान करने हेतु ऑडियो ब्रॉडकास्ट ऐप है। बोलो ऐप पे आते हैं। ये 6 मार्च 2019 को गूगल द्वारा लॉन्च किया गया। बच्चों में हिंदी और अंग्रेजी पढ़ने व समझने के भाषाई कौशल का विकास करना था। शिक्षा सेतु ऐप 2018 में उच्च शिक्षा विभाग द्वारा लॉन्च किया गया। शिक्षा विभाग और कॉलेज प्रशासन में पारदर्शिता लाना था। ईसीएमएस वेब पोर्टल सीबीएसई द्वारा परीक्षा के दौरान शिक्षकों व छात्रों की उपस्थित तथा परीक्षा केंद्रों के समुचित साधनों के वितरण की निगरानी करना था। आगे आते हैं प्रेरणा ऐप। ये बात है 5 सितंबर 2019 को उत्तर प्रदेश के मुख्यमंत्री योगी आदित्यनाथ द्वारा लॉन्च है। शिक्षकों और विद्यार्थियों की उपस्थिति से लेकर मिड डे मील की निगरानी करने हेतु ये लॉन्च किया गया। तो ये ध्यान रखना, क्योंकि अब तुम यूपी का एग्जाम दोगे, है ना, यूपी टेट सुपर टेट दोगे, तो यूपी से कई बार चीजें पूछ ली जाती हैं। आगे बात करते हैं डिजिटल शिक्षण सामग्री के उद्देश्य एवं लाभ। परिभाषा क्या है भाई? यह कंप्यूटर, इंटरनेट तथा तकनीकी पर आधारित सामग्री है जो कक्षा शिक्षण को प्रभावी बनाती है। उद्देश्य क्या है इसका? छात्रों में पाठ के प्रति रुचि पैदा करना, अमूर्त तथ्यों को रोचक बनाना, छात्रों को क्रियाशील रखना तथा तीव्र व मंद बुद्धि बालकों को उनकी योग्यता अनुसार शिक्षा देना। लाभ: शिक्षा के समय एवं ऊर्जा की बचत होती है, भाषा संबंधी कठिनाई दूर होती है और छात्रों को प्रत्यक्ष रूप से देखने व सुनने का अवसर मिलता है। हानि क्या है? यह तकनीकी अंतर अत्यंत महंगी है। इसके लिए मजबूत आधारभूत संरचना की आवश्यकता होती है और कभी-कभी छात्रों में अध्ययन के प्रति आलसी दृष्टिकोण विकसित हो जाता है। ये भी सही बात है। अब आगे हम बात करेंगे डिजिटल शिक्षा को बढ़ावा देने के राष्ट्रीय प्रयास। डिजिटल शिक्षा को बढ़ावा बढ़ावा कब कब दिया गया? तो एक स्वयं प्रभा, है ना, ये लॉन्च किया गया भारत सरकार द्वारा। इसमें क्या हुआ कि 24/7 आधार पर देश में डीटीएच के माध्यम से उच्च गुणवत्ता वाले शैक्षिक चैनल प्रसारित करने की पहल हुई। उद्देश्य दूर दराज के क्षेत्रों तक गुणवत्तापूर्ण शिक्षण साधन पहुंचना था। राष्ट्रीय डिजिटल लाइब्रेरी एनडीएल की शुरुआत हुई। सीखने के साधनों का एकल खिड़की आभासी भंडार विकसित करने की परियोजना थी। ऑपरेशन डिजिटल बोर्ड विद्यालयों की कक्षाओं में स्मार्ट बोर्ड और प्रोजेक्ट के माध्यम से शिक्षण को आधुनिक और 3D विजुअल के माध्यम से सरल बनाना इसका कार्य था। तो मेरे हिसाब से मेरे साथियों, यहाँ तक बहुत बेहतरीन तरीके से तुमको सारी चीजें समझ में आ गई होंगी। धीरे से अब हम आगे बढ़ते हैं और अपने जो हमारा उद्देश्य है आज इसको खत्म करना है, उसको अंतिम रूप देने की तरफ चलते हैं। और मैं तुम्हें बताऊं कि ये पूरा तुम्हारा कंप्लीट है ना, कंप्लीट है पूरी तरीके से। 16 की बात करेंगे तो ओपन एजुकेशन रिसोर्स OER की बात करेंगे। NIOS राष्ट्रीय मुक्त विद्यालय शिक्षा संस्थान भारत के मुक्त विद्यालयों की शिक्षा परिषद है। भारत के मुख्य विद्यालयों की शिक्षा परिषद है NIOS। यह एक स्वायत्त संगठन है जिसकी स्थापना मानव संसाधन विकास मंत्रालय द्वारा नवंबर 1979 में की गई। ठीक। उद्देश्य क्या था? समाज के सभी वर्गों को सस्ती व सुलभ शिक्षा प्रदान करना। बहुत बढ़िया। मुख्य पाठ्यक्रम क्या है? ओपन बेसिक एजुकेशन, सेकेंडरी सर्टिफिकेट कोर्स, सीनियर सेकेंडरी एजुकेशन सर्टिफिकेट कोर्स, वेरी वोकेशनल एजुकेशन, ये सारी चीजें इसके मुख्य पाठ्यक्रम है। इग्नू इंदिरा गांधी राष्ट्रीय मुक्त विश्वविद्यालय भारतीय संसद के अधिनियम द्वारा सितंबर 1985 में राष्ट्रीय केंद्रीय विश्वविद्यालय है। ठीक है। इग्नू मुख्य कार्यालय कहाँ पे है? नई दिल्ली में है। यह दुनिया का सबसे बड़ा विश्वविद्यालय है। प्रमुख विद्यापीठ सामाजिक विज्ञान, शिक्षा, कृषि विज्ञान, प्रबंधन विज्ञान, सतत शिक्षा, कंप्यूटर एवं सूचना विज्ञान विद्यापीठ, ये सारी चीजें हैं। महत्वपूर्ण तथ्य में हम थोड़ा सा बात कर लेते हैं। तो हैदराबाद में डॉक्टर भीमराव अंबेडकर मुक्त विश्वविद्यालय भारत का पहला मुक्त विश्वविद्यालय। यहाँ पे ध्यान रखना, हैदराबाद में कौन सा है? डॉक्टर भीमराव अंबेडकर मुक्त विश्वविद्यालय भारत का पहला मुक्त विश्वविद्यालय है ना। अब देखो भीमराव अंबेडकर क्या है? मुक्त हो गए थे किससे? जाति पात से एकदम मुक्त थे, बहुत ऊपर चले गए थे।
है ना? तो डॉक्टर भीमराव अम्बेडकर मुक्त विश्वविद्यालय कहाँ पे? हैदराबाद में पहला मुक्त विश्वविद्यालय रहा है। भारत में वर्तमान में कुल 14 मुख्य खुले विश्वविद्यालय क्रियाशील है। विश्वविद्यालय अनुदान आयोग यूजीसी की औपचारिक स्थापना के पृष्ठभूमि और विभिन्न नियामक संस्थाओं का सहयोग इसमें शामिल है। अब आ जाते हैं हम विज्ञान कौशल विकास के अंदर, ठीक है? अब इसको मैं केवल पढ़ देता हूँ जल्दी जल्दी से, इसमें ज़्यादा कुछ है नहीं, ठीक है? मेरे हिसाब से कि ये तुम पढ़ लोगे, है ना? केवल पढ़ने वाली चीज़ें हैं इसमें, और कुछ तो ज़्यादा है नहीं, है ना? और कुछ ज़्यादा है नहीं। जैसे शिक्षण कौशल की बात करोगे तो प्रो वीके पासी के अनुसार शिक्षण कौशल शिक्षण व्यवहारों को वह स्वरूप होता है जो कक्षा के विशेष अंतर क्रियाओं की परिस्थितियों को उत्पन्न करता है। तो ये तुम पढ़ सकते हो अपने से। कंप्यूटर जो चीज़ें इंपॉर्टेंट हैं वो मैंने बता दिया। अब थोड़ा लास्ट में मैं, है ना, थोड़ा लास्ट में मैं बता देता हूँ कि परीक्षा के दृष्टि से कुछ चीज़ें महत्वपूर्ण हैं, इनको तुम्हें याद रखना है, ठीक है? जैसे कंप्यूटर के जनक कौन है? तो चार्ल्स बेबेज है ना? पहला इलेक्ट्रॉनिक डिजिटल कंप्यूटर यूनिक था। पहला व्यावसायिक कंप्यूटर यूनिवेक फर्स्ट था, है ना? पहला माइक्रो प्रोसेसर इंटेल 404 था। पहला लैपटॉप ऑसबोर्न फर्स्ट था 1951 में, एडम ऑसबोर्न द्वारा विकसित हुआ। पहला मोबाइल फ़ोन कौन सा? मार्टिन कूपर, है ना? मोटोरोला था। पहला स्मार्टफ़ोन कौन था? सिमोन था। आईबीएम कंपनी में लॉन्च किया। पहला आईफ़ोन ओएस 2007 एप्पल में था। पहला एंड्रॉयड फ़ोन कौन सा? एचटीसी जीवन 2008 में। वर्ल्ड वाइड वेब का आविष्कार टिम बर्नर्स-ली 1990 में। पहला वेब ब्राउज़र मोज़ैक था 1993 में। ईमेल का आविष्कार रे टॉमलिंसन थे 1971 में। वर्ल्ड का पहला मुफ्त ईमेल को हॉटमेल तो कौन था? हॉटमेल था। और इसको किसने बनाया था? कोई भारतीय है, मैं भूल गया। भारत में इंटरनेट सेवा का आरंभ 15/1995 बीएसएनएल विदेश संचार निगम लिमिटेड ओईआर का मुख्य है एनआईओएस इग्नू, ठीक है? शिक्षण कौशल का प्रतिपादक एलन रेयन 14 टीचिंग स्किल्स इन्होंने दिए थे। तो मेरे भाई यहाँ तक मेरे हिसाब से कि पूरी की पूरी पीडीएफ, पूरी की पूरी नोट्स तुमको बहुत अच्छे समझ में आई होगी, और ये नोट्स मैं तुमको दे दूंगा। बस तुम्हें क्या करना है, मेरा नंबर जो लिखा हुआ है सामने 7752868599, इस पे तुम मुझे मैसेज कर देना। मैं ये पूरी की पूरी पीडीएफ तुमको प्रोवाइड करा दूंगा, और यही तुमको लगातार पढ़ना है, और कुछ भी तुमको पढ़ने की ज़रूरत नहीं है। और अगर तुम अलग से चीज़ें पढ़ रहे हो तो भाई बेवकूफ़ी कर रहे हो। इसी चीज़ को लगातार जब तुम पढ़ोगे तो एक भी तुम्हारा क्वेश्चन छूटने वाला नहीं है। और ये नहीं कह रहा हूँ कि सारी चीज़ें इसी में से आ जाएंगी, लेकिन जो ऑप्शन आएंगे उससे तुम आराम से गेस लगा पाओगे कि हाँ ये इसका था, ये इसका था, तो ये तो पक्का नहीं होगा, है ना? बात समझो। केवल इतना ही तुमको लगातार पढ़ना है, और कुछ पढ़ने की जरूरत बिल्कुल भी नहीं है। तो आज के लिए इतना ही रखते हैं, बाकी मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में। तब तक के लिए थैंक यू सो मच, धन्यवाद। जय हिंद, जय भारत।